चलो आज हम एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम यही है ना, एक चर वाले रैखिक समीकरण। चलो इस प्रकाशन का तो हम विरोधी हैं, लेकिन फिर भी मुसीबत यह है कि तुम्हारे पास में इसमें क्या है कि ये सीरियल बाइज से नहीं दिया गया। सीरियल से मेरा माने मतलब ये रहता है कि सीरियल किसको कहते हैं देख लो। ये जो गणित का जो अध्याय होता है ना, वो बड़ा वैज्ञानिक तरीके से दिया जाता है, बड़ी बुद्धि लगा करके। जैसे सीरियल किसको कहते हैं कि सीरियल से चैप्टर देना, तो इनको नहीं है। मैंने कई बार इनको पत्र भी लिखा, मेल भी किया, लेकिन इन्होंने सुधार करने की कोशिशें नहीं की। अपना इन्होंने गलती मानी, लेकिन इन्होंने सुधार करने का कोशिश नहीं किया। तो ये क्या था, सीरियल का मतलब क्या होता है ये देखो, यहाँ ध्यान दो। तो इनका ये सीरियल नहीं चल रहा है। अभी 2 नंबर चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जबकि ये 2 में नहीं आना चाहिए, इसका कहीं और सीरियल होना चाहिए। जैसे सीरियल से क्या मतलब है, जैसे मैं आपको कुछ संक्रियाएं के बारे में बताता हूँ। संक्रियाएं, गणित में 2 संक्रियाएं होती है। कितनी संक्रियाएं? 2 होती है। तो पहली संक्रियाएं जो होती है, मूल 2 संक्रियाएं हैं और 2 से ही 4 बन जाती है। ठीक है, 1 से 2 फिर 1 से 2 तो 4 बन गया। तो ये जो संक्रियाएं होती है वो मूल 2 होती है। तो संक्रियाएं क्या होगा कि जैसे ये है, आपको पता होगा योग या जोड़। योग या जोड़ के नाम से हम जानते हैं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं एडिशन, कहते हैं ना जी। तो ये जो एडिशन है, तो आपको इसके बाद दूसरी जो है ये है व्यवकलन। क्या है? व्यवकलन। इसको व्यवकलन को क्या कहते हैं? या घटाव। ठीक है जी, इसको सब्ट्रैक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। तो देखिए ये सीरियल से है। क्या है? सीरियल से है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुना या गुणन, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। देखिए ये सीरियल इनको कहते हैं। और चौथा हो जाएगा भाग या विभाजन। विभाजन, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में डिवीजन। तो देखिए ये सीरियल से है। क्या है कि अगर हम इन किसी विद्यार्थी को जोड़ नहीं सिखाएं, गुना नहीं सिखाएं, जोड़ नहीं सिखाएं, घटाव नहीं सिखाएं, और ये जोड़ के बाद में सीधे से टपका दे हम भाग पे, किस चीज़ पे टपका दे? भाग पे। तो ये हम चौथे को क्या करते हैं, क्रम बदल देते हैं। एक को हमने एक के बाद में चौथे को ले लिया, तो ये क्या, एक के बाद दूसरा आना चाहिए, चौथा नहीं आना चाहिए। तो माथा पैंची क्या है वो देखिए, दूसरा में क्या है, ये इसमें फ़र्क क्या है कि जोड़ के बाद जोड़, घटाव, गुना और भाग है, ये 4 संक्रियाएं हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर हम लेते हैं 5 और जोड़ 3, किसी बच्चे को बोलेंगे जी 5 रुपया 3 रुपया कितना हुआ, तो 8 रुपया। फिर हम बोलेंगे कि जी 5 रुपया मेरे पास है, 3 रुपया हमने खर्चा कर लिया, कितना हुआ, 2 रुपया। ठीक है, तो ये दोनों संक्रियाएं सिखा देते हैं। इसके बाद 2 संक्रियाएं सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 5 और जोड़ 3 8 होता है। इसके बाद अगर हम 5 गुने 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा? 15। तो हम पहले जोड़ सिखाते हैं, किस लिए? पहले जोड़ इसलिए सिखाते हैं कि देखिए 5 गुने 3 का मतलब है 15, ये 15 है। इसका मतलब क्या है, 5 गुने 5 जोड़ 5 जोड़ 5 तो 15 हो गया। या 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 तो कितना हो गया? 15। तो देखो अगर हम 3 गुने 5 करते हैं तब भी 15, अगर हम 5 गुने 3 करते हैं तब भी 15। देखिए 5 को हम 3 बार जोड़ देते हैं तब भी 15, 3 को हम 5 बार जोड़ देते हैं तब भी 15। तो गुना में इधर कर दो चाहे उधर कर दो, आपको हमने बताया था कि A गुने B बराबर होगा B गुने A को B से गुना करेंगे उतना जितना होगा उतना ही, B को अगर A से भी गुना करेंगे तो उतना ही होगा। मैंने समझाया था ना, क्रम विनिमय आदि जब हम सहचर सहचारिता सिखा रहे थे तो उसमें हमने सिखाया था। तो क्यों हुआ, ये यहाँ सिद्ध कर रहा है क्यों हुआ। अब देखिए कि जोड़ के बाद में घटाव, इसके बाद में गुना, इसके भाग क्यों तीसरे नंबर पे आया और घटाव दूसरे नंबर पे आया। तो देखिए पहले जोड़ के जगह पर अगर हम गुना कर दे तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा ना। ये चीज़ हम समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि गुना का डिफिनेशन ये है किसी एक ही संख्या में उसी संख्या को बार बार मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुना कहते हैं। प्रक्रिया मीन्स होता है प्रोसेस, ओनली प्रोसेस को कहते हैं, रिजल्ट को नहीं कहते हैं।
तो हम गुणनफल तो नहीं कहते उसको, किसी एक संख्या में उसी संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुणनफल तो नहीं कहते, गुना कहते हैं, ओनली गुना कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो गुना कहते हैं, गुणनफल नहीं कहते हैं। जैसे 5 गुने 3 बराबर 15 हुआ, तो इसको, इसका मतलब है गुण्य, इसका नाम है गुण्य, इसका नाम है गुणक और इसका नाम है गुणनफल। समझ में आई बात है। इसी तरह से योग में होता है। देखिए, जब हमने कई सारे बच्चों से ये पूछा, हम एक चीज़ पढ़े कि पूरी गणित खत्म हो जाने के बाद में मुझे 2-4 चीज़ें ऐसे लगा कि भाई जोड़ना, घटाना, गुणना करना, भाग करना, इसका डिफिनेशन करना क्या है, परिभाषित करना। जैसे यहाँ व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड क्या है, मार्कर है तो मार्कर क्या है, मतलब परिभाषित करना, उसको सीखना। तो हमने देखा कि इनका परिभाषा बहुत सारे पुस्तकों में दी हुई है, ऐसी बात नहीं है कि हमने इसका आविष्कार किया, लेकिन बहुत सारी पुस्तकों में नहीं दी गई है, इनका डिफिनेशन नहीं दिया गया। इसके कारण क्या होता है कि जब हम डिफिनेशन नहीं जानते हैं ना, तो गणित में बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं। जैसे आप लोगों को एक सूत्र पढ़ाया जाता है, मैंने कहा था ना कि आपको कि देखिए गणित ऐसी सब्जेक्ट है जो सूत्र स्वतः देती है। क्या होती है? सूत्र स्वतः देती है, सूत्रों को रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बिना सूत्र का गणित पढ़ाएंगे। जैसे मैं भी भारत में एक ऐसे गणितज्ञ हूँ या गणित पढ़ाने वाला अध्यापक हूँ या गणित का राइटर हूँ जिसे कोई भी सूत्र याद नहीं है। अगर मुझे इंटरव्यू लिया जाए कि भाई आप गणित के अध्यापक हो, हम बोले हाँ जी, तो वो बोले जी a+b का होल स्क्वायर बताओ, हम पता नहीं जी। a-b का बताओ जी, पता नहीं जी, क्योंकि मुझे आता नहीं, क्योंकि मैंने कभी रटा नहीं। हाँ, लेकिन ये पता है a+b के होल स्क्वायर का मतलब वो पूछ रहा है कि a में b को जोड़ेंगे और उसके पावर में 2 लगाएंगे तो कितना होएगा। फिर वो पूछेगा मुझे a-b का होल स्क्वायर मतलब पावर में 2 लगाएंगे तो कितना होएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पावर में इसके पावर, इसका मतलब ये a के जगह पर हमने ले लिया। देखिए कितना आसान है, देखिए सवाल को कितना जटिल बनाता है गणित, और कोई गणितज्ञ या गणित के विशेषज्ञ उसको कितना सरल बना देता है। देखिए ये पूछ रहा है कि अगर हमने a बराबर 2 ले लिया और b बराबर 3 ले लिया तो कोई सवाल ही नहीं है ये। तो देखिए a जोड़ b, आप पूछ रहा है होल स्क्वायर, तो a बराबर 2 और 3, b बराबर 3, तो देखिए 2 और जोड़ 3 और इसका होल स्क्वायर, यही ना कह रहा है। तो देखिए 2 और 3 कितना, 5 और होल स्क्वायर। तो देखिए इस होल स्क्वायर का मतलब है 5 गुने 5, 2 बार, तो 5 है 25। देखिए अगर हमने 2 के पावर में 2 लगा दिया, इसका मतलब है 2 गुने 2, ठीक है जी। तो इसका मतलब कितना, 4। अगर 2 के पावर में 3 लगा दिए तो 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। देखिए 2 दूना 4 दूना 8। देखिए 2 के पावर में हमने अगर 4 लगा दिया तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो देखिए ये घात घातांक जो था ना, वो पहले चैप्टर आना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें जो है ये जो आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण है, उससे पहले आपका एक चैप्टर आना चाहिए, वो घात घातांक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? घात घातांक। ताकि ये 2 के पावर में कुछ नहीं है तो आपको ये बताएं 2 के पावर में 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। मतलब क्या? 2 गुने 1। 2 के पावर में 2 है, मतलब क्या? 2 गुने 2। 2 के पावर में 3 है, मतलब क्या? 2 गुने। तो यहाँ 2 के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो ये है। 2 का घात कितना है? यहाँ 2 का घात 2 है, 2 का घात 3 है, 2 का घात 4 है, लेकिन 2 का घात 1 है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण आपको पढ़ाने में ये घात समझाना पड़ता है। तो पहले आपका चैप्टर का नाम आना चाहिए एक्सपोनेंट, पावर एंड एक्सपोनेंट, घात या घातांक। हिंदी में उस चैप्टर का नाम होता है। जो आपके गणित का दूसरा चैप्टर आना चाहिए वो आना चाहिए घात या घातांक। तो इसको अंग्रेजी में इस चैप्टर का नाम है पावर एंड एक्सपोनेंट। क्या नाम है? पावर एंड एक्सपोनेंट। तो पावर एंड एक्सपोनेंट आना चाहिए चैप्टर नंबर 2। लेकिन चैप्टर नंबर 2 में पावर एंड एक्सपोनेंट को उठा करके जो चैप्टर नंबर 5 आना चाहिए उसको आपके 2 में इनपुट कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि आप इसको कब जानेंगे, कब समझेंगे? जब आप इसका विषय विशेषज्ञ बन जाएंगे। और विषय विशेषज्ञ आप कब बनेंगे? जब आप इस पर बहुत ज़्यादा काम करेंगे, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, जब आप दिलचस्पी लेंगे, जब आप अंदर से काम करेंगे, उस दिन आप इसको उखाड़ के फेंक देंगे। कोई किसी को उखाड़ के कब फेंक सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी बेटी का नाम है पल्लवी प्रिया, मैं उनको बोलूं कि आप ऐसा करो कि इस बोर्ड को उखाड़ के फेंक दो, बाहर ले जाओ, तो क्या पल्लवी प्रिया 1 वर्ष 1 माह की है अभी, तो वो इसको उखाड़ के फेंक सकती है? क्यों? क्योंकि 1 वर्ष 1 माह की है, इतनी बड़ी वो है भी नहीं, उससे उखड़ेगी भी नहीं, उसके शरीर पे गिर जाए हाथ पैर टूट जाएंगे। तो उसको कब उखाड़ देगी? जब हम अपनी पल्लवी प्रिया को भोजन देंगे, पौष्टिक आहार देंगे, बड़े बनाएंगे, उम्र का इंतजार करेंगे। तो कहने का मतलब आपको भी ये करना चाहिए कि अभी जब आप हैं
तो भाई हमें धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए कि यहाँ जी गुरुजी पढ़े उसका कि कब आए हमारे कक्षा में, ये सारी बातें होता है। तो देखिए एक्सपोनेंट और घात घातांक इसलिए हमने बताया कि ये आपका था। अब देखिए आपने देखा कि गुना कहाँ से रिलेटेड है। अगर किसी व्यक्ति को हमने जोड़ नहीं सिखाया तो उसको गुना कैसे, तो जोड़ में हमने पूछा था कि किसी बच्चे से हमने पूछा, जब हम बिहार में कोचिंग शुरू किए थे, तो कि जी 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10 होएगा। 10 का नाम तो हमें पता है योगफल, लेकिन 6 और 4 को क्या कहते हैं? बोला पता नहीं जी, क्योंकि 6 और 4 का भी नाम है। तो उन्होंने बोला 6 है 4 है, तो भाई 10 को योगफल क्यों कहते हो? 6 और 4 कहा करो ना, 10 कहा करो ना, 10 का नाम योगफल है। इसका मतलब अगर 10 को योगफल कहते हैं, योगफल कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है मालूम है आपको? योज प्लस योजक बराबर योगफल। और देखो ये हम सीखेंगे, ये मैंने जोड़ घटाओ इसलिए सिखा रहा हूँ आपको, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ हमें भी ये रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण में ये सीखेंगे और हमें सूत्र नहीं याद होना चाहिए तब भी हम बनाएंगे। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने उठाया था, तो आपको ये हो गया। अब इसको आप देख लीजिए कि हम इसको 2 तरीका से इसको सिद्ध करते हैं। इसको कहते हैं योज में योजक मिलाते हैं तो हमें योगफल मिलता है, ठीक है। किसी एक संख्या में दूसरी संख्या या किसी एक संख्या में उसी संख्या को मिलाने की प्रक्रिया को जोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। केवल जोड़ या योग कहते हैं, योगफल नहीं कहते हैं। जब 6 में 4 को प्रोसेस ही है, 6 और 4 को रिजल्ट को योगफल कहते हैं। 6 और 4 का योज और योजक है, ठीक है जी। इसका काम क्या है? तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि गणित में अगर कोई व्यक्ति हमें, हमारे जैसे लोगों को अगर ले, तो मैं 6-7 गणित की पुस्तकें लिखा हूँ और गणित के ऊपर में, गणित जो ना जानता है समझता है, उस पर 4 पुस्तकें लिखा हूँ कि भारत देश में संपूर्ण देश के लोग गणित बनाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, किताब लिखते हैं, किताब बिकती है, लेकिन उन किताब वालों को, उन पढ़ाने वाले को 2 चीज़ छोड़ करके सब चीज़ आती है। तो हमने उसको वो सिद्ध कर दिया है कि उसको जोड़ना और घटाना नहीं आती, बाकी सब चीज़ आती है। तो तुम बताओ कि ये कितना बड़ा प्रहार मैंने उनके ऊपर में किया है, मैंने कितना बड़ा चोट मारा है। मैंने कुछ नहीं कहा कि तुम मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, नालायक हो, तुम्हें आती नहीं, मैं उसको कुछ नहीं कहा। मैंने केवल ये कहा कि उसको जोड़ना घटाना छोड़ करके बाकी सब चीज़ आती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसको जोड़ना घटाना नहीं आएगा उसको गणित में कुछ आएगा ही नहीं। आएगा? जब जोड़ना ही नहीं आएगा, 6 रुपया 4 रुपया 10 रुपया, जोड़ना का मतलब क्या कि कोई भी जोड़ देंगे तो नहीं आएगा। मतलब 3 रुपया 2 रुपया कितना 5 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमने प्रशंसा किया, हमने उसमें डॉक्यूमेंट लगाए हैं, बाय भारत सरकार का डॉक्यूमेंट, बाय कंपनी का डॉक्यूमेंट, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का डॉक्यूमेंट लगाया है कि ये हमारे हाथ में जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग रेट है 1 रुपया में 20 पीस, कितना पीस, और हमें मिलती है 30 रुपया से 35 रुपया में। तो हमने सिद्ध कर दिया कि जब 1 रुपया में 20 पीस मिलती है तो हम अगर हमें जोड़ना घटाना आ जाए तो भाई हम 1 रुपया में 25 पीस का मांग करेंगे, क्योंकि भाई हमें जोड़ना आता है। 1 में 25 रुपया, 1 रुपया में 25 बनता है, लारे 25 क्यों? क्योंकि हम गणित पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम गणित के अध्यापक हैं और हमको ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो सामान 1 पैसा में बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसे 100 रुपया में बेचा जाता है। उस देश में हम रहते हैं, हम कैसे मान लें कि गणित पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं? तो एक पुस्तक हमने लिखा है। तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब ये है कि a प्लस बी से गुना करना है। होल स्क्वायर का मतलब 2 के होल स्क्वायर का मतलब क्या था? 2 को 2 से गुना करना है। इसका मतलब है इसको गुना करना है a प्लस बी से, ठीक है जी। तो a प्लस बी को गुना करना है a प्लस बी से। तो इसका गुना हम ऐसे करते हैं, गणित में गुना करने आता है मुझे, उसका सूत्र नहीं याद, तो हमने a को कॉमन लिया, बाहर ले लिया, तो हम a प्लस बी ऐसे गणित में करते हैं। और फिर हम प्लस बी को कॉमन लेंगे और a प्लस बी कर देंगे। तो देखिए आपको गुना आना चाहिए। a को a से करेंगे तो a स्क्वायर, प्लस a और b को गुना करेंगे तो a b हो जाएगा, प्लस a और b को गुना करेंगे तो a b हो जाएगा, प्लस b को b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको हमने बीजगणित पढ़ा दिया है इसके आधार पर, क्योंकि ये परिमेय संख्या के बाद में सीधे 2 चर वाले रैखिक समीकरण आते हैं, बीजगणित पे आता नहीं। मैं बीजगणित आपको पढ़ा चुका हूं ताकि बीजगणित में जोड़ना घटाना आपको आ जाए, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना आ जाए बीजगणित का, तब ना आप समीकरण हल करोगे। ये मैं सिद्ध करूंगा क्योंकि ये जोड़ घटावा नहीं चाहिए। तो हमने बीजगणित अपने हिसाब से आपको पढ़ा दिया था, घात घातांक नहीं पढ़ाया, लेकिन हम इसमें घात घातांक आपको समझा के चलते हैं। तो देखिए, तो a स्क्वायर जोड़ a और b दोनों एक ही जाति का है। a और b दोनों मैंने आपको सिखाया था कि देखिए x और प्लस x
मतलब x में x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो क्यों हो जाएगा? मैंने इसका भी जवाब दिया था कि आपके गणित वाले तो ये नहीं कहा कि क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपके गणित वाले कहते हैं कि इसके पीछे में कुछ नहीं है तो एक है। फिर आपका गणित वाला कहता है कि इसके पीछे में कुछ नहीं है तो एक है। अगर किसी चर और अचर हमने पढ़ा था कि चर और हमने अचर पढ़ा था, तो हमने कहा था अचर में आपको कि 0, 1, 2, 1/2, -1, -2, मतलब सारी चीज़ जो संख्याएं हैं, चाहे वो बट्टा में है चाहे कुछ भी में हो, तो वो अचर है। और चर क्या है? ए से लेके जेड तक, क से अ से लेके ज्ञ तक, अ से लेके ज्ञ तक। इसके बाद भी चर है, थीटा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, कुछ भी मान लो, कोई चिन्ह को हम चर कहते हैं और संख्या को हम अचर कहते हैं। 0 एक संख्या है, 1/2 एक संख्या है कि नहीं? -1 संख्या है, -2 एक संख्या है, मतलब सारी संख्या है। तो अचर मतलब जिसका मान न बदलता हो, चर मतलब जिसका मान बदलता हो। तो हमने आपको बताया था कि देखिए x+2 बराबर यहाँ हम लिखते हैं 3। तो x माने कितना? इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है कि x+2 बराबर 3, मतलब x में x अज्ञात है कि हम कितना में 2 को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। ये सवाल क्या कर रहा है? देखिए ये सवाल कर रहा है गणित की भाषा में, ये कह रहा है, इसको हम बोलेंगे कि पढ़ के बताओ गणित की भाषा में, गणित में पढ़ो इसको। जैसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं, माय नेम इज शिवनाथ पढ़ते हैं ना, बोलते हैं ना इसको पढ़ के बताओ, तो इसको पढ़ के बताओ। तो इसको इसको हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा कि कितना में हम 2 को मिला देंगे तो 3 हो जाएगा। तो 1 में हम 2 को मिला देंगे तो 3 ही हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। अच्छा, अब देखिए हम एक और सवाल बनाते हैं आपके बीच में कि x+2 बराबर 4। तो x कितना हो जाएगा? मतलब कितना में हम 2 को मिलाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो 2 में हम 2 को मिलाएंगे 4। तो देखिए x का मान यहाँ 1 था, यहाँ x का मान 2 है। तो ये बदलता है कि नहीं? जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं, जिसका मान बदलता नहीं है उसको अचर कहते हैं। हमने आपको बीजगणित पढ़ा दिया था, तब जा करके एक चर वाले रैखिक समीकरण होएगा। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया। तो अब क्या हो जाएगा? देखिए हमने आपको ये बताया था कि बीजगणित में आपको हमने सिखाया था कि आपके गणित वाले कहते हैं कि x में x को जोड़ेंगे तो 2x होगा। आपका गणित वाला कहता है कि क में क को जोड़ेंगे तो 2क होगा। कितना क होगा? तो हमने आपको बताया कि हम अपने गणित की किताब में से आपको हमने दे दिया। गणित की किताब हमने प्रकाशित नहीं किया, फिर भी हम गणित के रिलेटेड आपका जो किताब हमने लिखा है उसमें से आपको पढ़ा देता हूं। तो देखिए अगर हम x बराबर मान लेते हैं आम, क्या मान लेते हैं? क बराबर हम मान लेते हैं केला। क्या मान लेते हैं? केला। तो आप बताइए, एगो आम आ जोड़ एगो आम तो 2 आम है कि नहीं? अच्छा, एगो आम तो कितना आम? 2 आम। कितना? कौन चीज 2? तो आम। तो ये तो मेरे भाई आम है और कितना है? 2 है। ठीक है, अब इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, वो भी लॉजिक लगा दो। और ये 2 आम क्यों बन गया? 2x क्यों बन गया? क्योंकि भाई जब x को हमने आम मान लिया, हमने x को इमली मान लिया, हमने x को मार्कर मान लिया, तो एगो मार्कर तो 2 क्या? तो मार्कर। तो भाई लिखना 2 मार्कर, लिखेंगे कि नहीं? हम लिख दे कि एगो लिख दे तो माता जी पूछेगी ना क्या 2 क्या, तो लिख देंगे ना मार्कर। 2 मार्कर हमने लाया, 4 मार्कर हमने लिखा ना उस दिन। तो ये समझ में आ गया कैसे 2x। तो देखिए यहाँ क्या हो गया? देखिए AB तो 2AB क्यों बन गया? आ जोड़ B²। ये तो है ही, ये दोनों सजातीय और विजातीय। हमने आपको कहा था ना कि हमारे देश में एक चीज चलती है सजातीय और विजातीय। तो हमने आपको बताया था ये दोनों सजातीय है, ये दोनों विजातीय है। क्यों? क्योंकि a के पावर में 2 है, यहाँ b के पावर में 2 है, यहाँ a b है, जोड़ ab है, जोड़ ab तो 2ab। तो हमने आपको कहा था कि देखिए बीज गणित में ऐसा है कि हमने जब एक बायोलॉजी पे काम कर रहा था, क्योंकि हमारी किताब जो मैथ का है उसमें हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, जीएस सब चीज़ डाल दिए हैं। सारे चीज़ पे हम गणित लिखे हैं ताकि गणित में ये ना हो कि केवल गणित ही पढ़ो बाकी चीज़ कुछ डालो नहीं। तो हमने उसमें सजातीय और विजातीय है। अब देखिए अगर हम विजातीय हैं, कहा जाता है ना कि सजातीय और विजातीय विवाह, हालांकि मनुष्य एक ही है ये बात हम भी जानते हैं, लेकिन वो जो सजातीय और विजातीय का विवाह की जहाँ बात होती है ना, तो वहाँ हमारे हरियाणा में भी पूछा जाता था
कि कहीं हमारे खानदान में विवाह ना हो जाए, गोत्र पूछा जाता था। क्या पूछा जाता था? गोत्र पूछा जाता था। तो ये जो गोत्र पूछा जाता था कि किस गोत्र का हो, और हमारे यहाँ मुझे अभी याद नहीं है, बहुत सारी जानकारी ली जाती थी। ये इसका मैथ से बहुत बड़ा रिलेशन है। जब हमने मैथ पे काम किया ना, तो हमने वो चीज़ देखा कि हमारे पूर्वजों ने तो हजारों साल पहले इस चीज़ को आविष्कार कर दिया, और ये तो मैथ में भी ये चीज़ है। तो हमने उस रिलेशन को, जो हजारों साल पहले से गोत्र का सिस्टम हमारे देश में चल रहा था, वो बहुत आसान था, ताकि हमारा कहीं से कहीं हमारा दादा का दादा, उसके दादा का दादा का कोई पोता पोती न हो, कोई खर खानदान न हो, उसके साथ सेम विवाह न हो जाए। आज यही जीव विज्ञान भी सिखाती है, हर वैज्ञानिक भी सिखा रही है कि अगर समान खानदान में अगर विवाह हो जाए ना, अपना ही खानदान में विवाह हो जाए ना, तो उस बच्चे मंद बुद्धि पैदा होएगा, अपंग पैदा होएगा, उसके वंशों की वृद्धि नहीं होएगी, उसका आगे वंश नहीं, मतलब बच्चे ही पैदा नहीं कर सकता है, बांझपन आ जाएगा, या बच्चे ऐसा पैदा होएगा जो कुछ कर ही नहीं पाएगा, अपंग पैदा होएगा। इसीलिए ये गोत्र पूछ करके शादी होता था। तो इसीलिए गोत्र पूछ करके हमने, ये दोनों दो गोत्र है, दोनों दो भाई है, ए और बी, ये भी आपस में भाई है। तो कितने भाई है? तो दो भाई है। हम अपनी किताब में पूरी स्पष्टता से लिखे हैं। हम पूरे भारतीय संस्कृति, जिसको हमारे ऋषि मुनि ने बनाया था, और आज जो अंग्रेजों ने आकर के, मुगलों ने आक्रमण करके जो हमको कहा था प्रहार करके कि ये अंधविश्वास है, ये फालतू की बातें हैं, ये कुछ नहीं है, जहाँ मर्जी विवाह करो, पड़ोस में भी विवाह कर लो, कहीं भी विवाह कर लो। आज लोग ममेरी बहन से भी कर लेता, किसी से कर लेता, भाग जाता लेके। ऐसे ही आप यूट्यूब न्यूज़पेपर पे देखते होंगे। तो इसका हमने वो कर दिया है, विषय विश्लेषण कर दिया। इसमें हमने गणित में, अपने गणित में गोत्र भी डाल दिया, और उसका वैज्ञानिक तथ्य भी और वैज्ञानिक सिद्धिकरण भी हमने कर दिया। तो देखिए, ये a + b के होल स्क्वायर का सूत्र क्या आपको रटाया जाता है? a² + 2ab + b²। अगर किसी व्यक्ति को हमने बीजगणित में गुना सिखा दिया, तो क्या ये रटने की आवश्यकता है? किसी आदमी को a + b का होल स्क्वायर का सूत्र अगर पता नहीं है, तो क्या उसको ये सिद्ध कर सकते वो गणितज्ञ नहीं है या गणित के जानकार नहीं है? तो हमें केवल ये रटाता है, और ये रटाने का जो बीच वाली जो क्रिया है उसको खत्म कर देता है। इसीलिए आज देश में हजारों 100-150 साल 200 साल पीछे ये लोग गणित लिखे हैं, 70 साल 80 साल पीछे गणित लिखे हैं। आप बैठ के मलाई चाट रहे हैं। आप एक गणित की पुस्तक ले रहे हैं, उसको 30 से 40 रुपया रॉयल्टी मिलती है, और पूरे बिहार में 25 लाख हिंदी माध्यम के विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, और उसी के लिखा हुआ गणित पढ़ते हैं। हमारे पिताजी भी पढ़ते थे, हमारे पिताजी के पिताजी भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ रहे हैं, और हमारी बेटियां है पल्लवी प्रिया, उसको भी उसी कंपनी या उसी राइटर का गणित दे रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होती है कि पूरे देश में इस किताब को उखाड़ के फेंकने वाला, या इस किताब से बेहतर करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपके मोबाइल में ना इंटरनेट चलता है, ना कैमरा चलता है। तो इसका मतलब है आप एक रिसीवर वाला फ़ोन है जिसमें तार लगा हुआ है, कहीं से बात करोगे तो घर पे जाके बात करो। इसका मतलब आपका दिमाग उससे ज़्यादा नहीं चल रहा। समझ में आ गई बात है? तो आज उन्नति कर रहा है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो भाई गणित क्यों नहीं उन्नति कर रही है? तो ये क्या हुआ, आप देखिए, हमने आपको इसको सीधे जोड़ करके बता दिए, क्योंकि ये जोड़ था, और ये हमारा जोड़ वाला नहीं है। ये ए और बी जो है सो दो अलग अलग राशि है, दो अलग अलग राशि है, सजातीय नहीं विजातीय है। क्या है? एक जाति के नहीं है, दो जाति के है, दो जाति के है। तो हम इसको जोड़ेंगे नहीं या घटा नहीं पाएंगे। तो हम इसको देखते हैं कि हमारे पास में भी ये है, संख्या है, संख्या में जोड़ते हैं। तो 2 + 3 को हम बीजगणित के आधार पर करते हैं। तो देखो 2 + 3 इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब है 2 + 3 गुने 2 + 3। ऐसे करके देखते हैं बीजगणित के आधार पे, क्योंकि ये भी ना उनको पता चले कि भाई हमें आती नहीं। तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, कॉमन, तो 2 + 3 कर देंगे। फिर हमने +3 को कॉमन लिया, तो 2 + 3 कर देंगे। तो देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे 4, और बीच में जोड़ का चिन्ह है 3 दूना 6, फिर जोड़ का चिन्ह है 3 दूना 6, और जोड़ 3 तिया 9। तो देखिए जी 4 जोड़ 12 4 कितना हुआ? 16, और जोड़ 9, तो 16 4 20 5 25, और देखिए ये आपका 25। हम क्या करेंगे? खेलेंगे गणित के साथ। तो खेलने में क्या होता है, हम गणित को पढ़ेंगे नहीं,
या तो गणित को हम सीखेंगे या गणित से खेलेंगे। तो जब हम गणित से खेलेंगे तो देखिए आपके सामने खेल लिया हमने, हम आपके सामने में खेल लिया। देखिए हमने इस तरह से भी सिद्ध कर दिया और इस तरह से भी सिद्ध कर दिया, और दोनों तरह से हमारा रिजल्ट आ गया। क्या किया हमने? खेलना सीखा गणित से। अब मैं आपको एक बताऊंगा ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कि अभी मैं 10वीं वाले को कम से कम 15 दिन से एक ही चैप्टर पढ़ा रहा हूं। आपका है 1 चर वाला रैखिक समीकरण और उसको मैं पढ़ा रहा हूं 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो 1 चर वाला रैखिक समीकरण और ये है, ये हम आपको 2 चर वाले पढ़ाते हैं। तो ये तो आपने इतना चीज सीख लिया। ये कैसे हुआ? ये नहीं पता है सूत्र तो स्वतः देती है, क्योंकि आपको संक्रियाएं आनी चाहिए। संक्रियाएं, मूल संक्रियाएं जोड़, दूसरी संक्रियाएं घटाओ। तो हमने देखा कि जोड़ का ही विपरीत है गुना। देख लिया ना, जोड़ अगर आता है हमें तो गुना हम कर देंगे। अब घटाव को हम सिद्ध करते हैं कि घटाव का विपरीत ही है भाग। क्या है? घटाव का विपरीत है भाग। देखिए तो घटाव क्या है सो देख लीजिए। 6 घटे 2 बराबर कितना? 4। अच्छा, तो देखिए जब हम एक संख्या में से किसी दूसरी संख्या को निकाल लेते हैं, एक संख्या में से दूसरे संख्या को निकालने की प्रक्रिया को घटाव कहते हैं। क्या कहते हैं? घटाव कहते हैं। घटाव फल नहीं। तो ये वियोग फल है। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वियोग फल। वियोग फल नाम याद रखिएगा। और ये देखिए वियोज है और ये वियोजक है। वियोज में से वियोजक को निकाल लेते हैं तो वियोग फल मिलता है। ठीक है जी। तो देखिए ये हो गया कि वियोज घटे वियोजक। देखिए ये आपके समीकरण में बहुत बड़ा काम आने वाला है, बराबर वियोग फल। ये पहला सूत्र हो गया। जैसे मैं आपको बताता हूं सूत्र कैसे जन्म लेता है, यहां देखिए, क्योंकि ये 1 चर वाले रैखिक समीकरण में हम सीखेंगे। चलिए एक सूत्र ये समझ लिया आपने, वियोज घटे वियोजक। पहले मैं घटाव को सिद्ध कर, भाग को कर देता हूं परिभाषित। तो भाग, ये हमने क्या किया? घटाव का परिभाषा हमने सीखा कि किसी एक संख्या में से दूसरे संख्या को निकाल लेने की प्रक्रिया को घटाव कहते हैं। ठीक है जी। अब हम भाग को डिफिनेशन करेंगे, भाग को परिभाषित करेंगे। देखिए किसी एक संख्या में से किसी दूसरी उसी संख्या को बार बार निकाल लेने की प्रक्रिया को भाग कहते हैं। किसी एक संख्या में से किसी दूसरी उसी संख्या को बार बार निकाल लेने की प्रक्रिया को भाग कहते हैं। ठीक है जी। तो देखिए तो 6 में से हम निकाल लेते हैं बार बार 2 को। यहां देखिए 6 में हम भाग देते हैं 2 से। कितने से? 2 से। कितना आया? 3। ये हो गया भागफल। क्या हो गया? अच्छा देखिए तो 3 दूना 6 हो गया, आपका 0 हो गया। ये हो गया शेषफल। क्या हो गया? अच्छा, और ये हो गया भाज्य और ये हो गया भाजक। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाज्य बराबर हो गया भाजक को, भागफल को हमने गुना किया 2 तिया, तब ने हम 6 यहाँ पे दिए। तो देखिए भाजक गुने भागफल आजोड़ शेषफल, ये बन गया। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बन गया हमारा। तो देखिए क्या करा है? 2 तिया 6। तो इसका मतलब क्या कि 2 को हम 6 में से 2 किसी एक संख्या में से किसी दूसरी उसी संख्या को बार बार निकाल लेने की प्रक्रिया को भाग कहते हैं। ध्यान दीजिए। तो देखिए 4 में से हम क्या करेंगे? 2 को कितने बार निकालेंगे तो 0 आएगा। शेष 0 है, शेष हमें क्या चाहिए? 0। यहाँ से आएंगे तो देखो एक बार हम निकाल लिए, 1 टाइम निकालें तो कितना हुआ? 4। अच्छा फिर हम 2 को निकालेंगे, 2 टाइम निकालेंगे तो कितना होगा? 2। फिर 2 को निकालेंगे 3 टाइम, कितना हुआ? है 2 को 3 बार निकालेंगे तो 0 मिल जाएगा आपका। तो किसी एक संख्या में से किसी दूसरी उसी संख्या को बार बार निकाल लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। इतना अच्छा लॉजिकल, और गणित को जब हम देखते हैं समझते हैं तो वहाँ से निकाल लेते हैं ये चीज़। क्योंकि गणित को देखो, गणित को समझो, गणित को पढ़ो नहीं, क्योंकि गणित पढ़ने वाली चीज़ ही नहीं है। गणित ही ऐसी पुस्तक है जो सीखने वाली है, बाकी सब चीज़ पढ़ने वाली चीज़ है।
गणित रिजल्ट खुद देती है। तो हमने ये चीज़ देखा कि रिजल्ट देती है। अब देखो हम क्या करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आपको पढ़ाता हूँ, बस 4 सवाल बनाऊंगा। ये पूरा थ्योरी था हमारा, बेसिक और फंडामेंटल बेस था, जो आपके गणित में भले ही दिया हो या ना दिया हो तो आप जाने, आपकी गणित वाले जाने। तो हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे 5 जोड़ 2 बराबर 3 लिखा, 5 जोड़ 2 बराबर 7 लिखा, तो देखिए आपके सामने में इसका नाम है योज, जोड़, योजक। आज हम आपको सूत्र बनाना सिखाते हैं, बराबर योगफल। हालांकि मैं बहुत दिन सिखा चुका हूँ। ये हो गया, ये हमारा पहला सूत्र हो गया। योज में योजक को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, योगफल। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, कि यहाँ हमने योज के जगह पर हमने ले लिया, योज हमको मालूम नहीं है। क्या मालूम नहीं है, योज मालूम नहीं है, लेकिन जोड़ 2 मालूम है, बराबर योगफल मालूम है 7। क्या मालूम है, तो योज मालूम है और जोड़ 2 मालूम है, अब बाकी 7 मालूम है। तो 2 और 7 मालूम है, मतलब योजक और योगफल मालूम है। हमको योज नहीं मालूम है, तो योज कितना होएगा। तो देखिए ये आसान है, इसका मतलब ये कह रहा है कि हम 2 में कितना को जोड़ेंगे तो 7 होएगा। तो आप तो ये आसान था तो आपने ये निकाल लिया कि 5 होएगा, लेकिन कैसे होएगा देखिए। तो योज बराबर हो जाएगा, योज बराबर हो जाएगा इस तरफ, देखिए ये उस तरफ चला जाएगा, तो 7 यहाँ प्लस का चिन्ह है तो उस तरफ चला जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा गणित के आधार से। तो देखिए योज बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमने क्या किया, एक दूसरा सूत्र यहाँ पे बन गया। देखिए योज बराबर अगर हम आपको पूछेंगे तो योज बराबर हमने क्या कर दिया, योगफल में से घटा लिया। क्या घटा लिया, योजक को। देखिए एक सूत्र था हमारा, योज जोड़ योजक बराबर योगफल। अगर योजक हमको ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, योगफल घटे योजक, योगफल में से योजक को घटा लो। अच्छा, ये हमको पता नहीं है और ये पता है, तो क्या करेंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो फिर माइनस में हो जाएगा, तो तीसरा सूत्र बन जाएगा, तो 3 सूत्र बन गया। अब इसी को हम बार बार रटे, गणित में हजारों सूत्र का हम पैदा करके दिखा देंगे, जो रटने का जरूरत नहीं है, खाली हम सीख लेंगे। क्यों, क्योंकि गणित में हमें बहुत बड़ी भयंकर सवाल नहीं आती है। तो हमने आपको बोला था ना कि गणित के सवाल को संक्षिप्त कर लो। क्या कर लो, संक्षेप कर लो। जैसे गणित में बड़ा सवाल सब पूछ दिया कि जी 2 संख्याओं का गुणनफल 306 है। क्या है, 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल 306 है, तो वह दोनों संख्या ज्ञात करें। हिल जाओगे, मैंने एक साधारण सा सवाल पूछ दिया, 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल 306 है। देखिए ये सवाल 10वीं में पढ़ाया जाता है। 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल कितना है, 306 है, तो दोनों संख्या ज्ञात करें। मैंने उस दिन ज्ञात करना सिखाया था और बोला था ना कि इतना सरल और इतना आसान है, जिसको 10वीं कक्षा में डाल दिया है, जो कि 7वीं 8वीं कक्षा में ही सिखा दिया जाए। तब तो राजीव भाई बोला करते थे कि 12वीं तक की शिक्षा व्यवस्था केवल 3 साल में ख़त्म कर दो। मैं तो पहली से 10वीं कक्षा तक की किताब गणित केवल 360 पेज में ही ख़त्म कर दिया हूँ। आपकी किताब 400 से अधिक पेज है, देख लो कितना है, कितना है पेज देख ले अंतिम भाई, हैं 288 पेज है आपकी। प्राइवेट किताब पढ़ोगे तो 600, इतनी बड़ी किताब ना। अब मेरा तो इसका हाफ है, मैं 360 में ही पहली से 10वीं का किताब खत्म कर दिया हूँ, जो मैं किताब लिखा हूँ, और चैलेंजिंग के साथ कि कोई भी प्रश्न नहीं रुकेगा। तो ये सूत्र बन गया। अब इसका काम कहाँ है वो देखो, इस तरफ से उस तरफ कैसे ले जाएंगे और कैसे ले गए। ये 5 हमको रिजल्ट लाना था, तो हमको ले जाना मुसीबत था उस तरफ, क्योंकि इन दोनों को हमने जोड़ा था। देखिए यहाँ देखिए कि हमने 5 में 2 को मिलाया था तब 7 हुआ था। तब हमें पूछ रहा है कि 2 तो हमें मालूम है, लेकिन 2 में हमने कितना को मिलाया, 2 को हमने कितना को मिलाया तो 7 हो गया। तो इसका मतलब है यार 7 में से जितना मिलाया होगा उसको घटा ले, उसको घटा ले। समझ में आ गई बातें, तो घटा लिए हमने, तो 2 को घटा लेंगे। देखो कह रहा है क्या, 2 में कितना मिलाएंगे तो 7 होगा, यही ना कह रहा है। तो 2 को घटा लेंगे अगर 7 में से, तो ये जो मिलाने वाला चीज़ है, 2 में कितना मिलाए तो 7 हो गया। 2 में हमने कितना मिलाया, 2 में यहाँ पूछ रहा है कि कितना में हमने 2 मिलाया तो 7 हुआ, ये ना सवाल पूछ रहा है, कितना में 2 मिलाए। तो देखो कितना में 2 मिलाए तो 7 हो गया।
तो भाई ये 7 में से अगर हम 2 को घटा लेते हैं तो कितना में मिला है, मिल गया कि नहीं, ये समझ रहे हो। इस पर मैं जोर दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये क्यों हो गया, हालांकि मैं गणित की किताब में लिखा हूं कि ये क्यों हो गया। समझ में आ गई बात? क्यों का जवाब मैं दिया, पूरी गणित को मैं क्यों पे लिख दिया हूं कि तू सवाल करो, क्योंकि आज का बच्चा सवाल ही नहीं करता अध्यापक से क्यों हो गया। और अगर किसी ने धोखेधागी से किसी अध्यापक को कर दिया, अगर वो अध्यापक गणित पढ़ा है, सीखा नहीं है, अगर वो अध्यापक गणित सीखा होएगा तो गणित वाले को गाली देगा। इस देश में गणित वाले को धजिया बुलाएगा, क्योंकि वो गणित को देख लेगा, मार्कर में देख लेगा, व्हाइट बोर्ड में देख लेगा, शर्ट में देख लेगा, पैंट में देख लेगा, ये शर्ट में देख लेगा। क्यों? ये शर्ट आपको मालूम है, ये शर्ट का जो कपड़ा है ये हमने 350-400 रुपया में खरीदा है। कितने में? और आपको ये मैं बताऊं, ये शर्ट का कपड़ा 3 पैसे में बनती है फैक्ट्री में, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम गणित सीख लिए हैं। तो 3-4 पैसे की शर्ट के कपड़ा 350 रुपया में हमें खरीदना पड़ता है। जब आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे ना कपड़ा में, सूरत में, तब आपको पता चलेगा। तो देखो ये चीज हमने देख लिया कि क्यों हमने घटाया, इसका जवाब मिल गया। आप देखिए तुरंत मैं चलता हूं उस पे रैखिक समीकरण पे, एक चर वाला। क्या कर रहा है? एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो समीकरण किसको कहते हैं, रैखिक किसको कहते हैं, ये देख लीजिए। समीकरण, समीकरण से पहले हमने आपको बीजगणित पढ़ा दिया हूं। बीजगणित में आपको पढ़ा दिया हूं, बीजीय व्यंजक पढ़ा दिया हूं, बीजीय व्यंजक कैसे बनता है उसको बता दिया हूं। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम समीकरण पे चलते हैं। तो ये बीजगणित पढ़ लिए हैं हमने बीजगणित में आपको जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना ये सिखा दिया हूं। सिखा दिया हूं ना, जोड़ घटाओ गुना भाग सिखा दिया हूं। अब हम समीकरण पे चलेंगे। तो देखो समीकरण का मतलब होता है, समीकरण को हम सरल भाषा में समझते हैं। एक चर वाले आपका है रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। आपका चैप्टर क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो आपको मालूम है एक का मतलब होता है एक, सिंगल। सिंगल, सिंगल का स्पेलिंग बता दीजिए। ठीक है, एक का मतलब क्या होता है? सिंगल। अच्छा, चर का मतलब अभी मैंने आपको समझाया था, चर अचर। तो चर का मतलब हमने समझाया था ABC से लेके Z तक, और हमने आपको सिखाया था कि आ से लेकर के ज्ञ तक, और इसके बाद हमने बताया ठिट्टा ले लो, बिट्टा ले लो, डलडा ले लो, गामा ले लो, कुछ भी ले लो। तो चिन्ह। अच्छा, अचर हमने आपको बताया था कि 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, 2/5 ले लो, या -1 ले लो, -2 ले लो। तो चर आपको समझ में आ गया, जिसका मान बदलता हो, जो एक चिन्ह हो, जो एक संकेत हो, जो एक चिन्ह हो या एक संकेत हो। समझ में आ गई बातें? तो ये है, संख्या ना हो। तो चर समझ में आ गया, एक मतलब सिंगल। चर समझ में आ गया आपको। बाला, बाला मतलब वैसा एक चर में जो हो, बाला एक हिंदी का शब्द है। अच्छा, समीकरण अब समझना है, क्या करना है? समीकरण। रैखिक बाद में समझेंगे। एक चर वाला रैखिक था, क्या था? रैखिक समीकरण। रैखिक हम बाद में समझेंगे। रैखिक का मतलब सीधा होता है रेखा। क्या होता है? रेखा, सरल रेखा, सरल रेखा। क्या होता है? आपको पता ही है, सरल रेखा है ये, और ये वक्र रेखा है। दोनों रेखा में समझ में आ गई अंतर बातें? वक्र रेखा नहीं, सरल रेखा। रैखिक का मतलब होता है सरल रेखा। क्या होता है? सरल रेखा। और सरल रेखा को कहते हैं सीधा सीधा रेखा। सीधा सीधा हो, घुमा फिरा के ना हो। ये घुमा फिरा के है, टेढ़ा टूढ़ा है। टेढ़ा टूढ़ा मतलब पेंच पाँच ना हो, जिसमें पेंच पाँच वाला व्यक्ति ना हो। सीधा हो, साफ हो, दिल का साफ हो, ईमानदार हो, सरल हो, सीधा सपाटा हो, छल कपटी ना हो। इसमें क्या है? छल कपटी है, टेढ़ा टूढ़ा करके चलता है, घुमा फिरा के बातें करता है। तो सरल, रैखिक मतलब सरल, रैखिक मतलब सरल,
समझ में आ गई। अब समीकरण को देख लो, चैप्टर को पहले तोड़ो। जब तक चैप्टर को नहीं समझोगे ना, शीर्षक बहुत सोच समझ के लिखता है। तो देखो राइट, समीकरण का मतलब अब समझ लो। समीकरण एकदम सरल भाषा में समझ लो एकदम। समीकरण का मतलब होता है तराजू। क्या होता है? तराजू। गणित को ही हमने कन्वर्ट कर दिया जिंदगी में। मैं गणित की एक भी सवाल को, एक भी शब्द को नहीं छोड़ा है जिसको हमने जमीन में न गाड़ दिया हो और मकान में न लगा दिया हो और जीवन में न लगा दिया हूं। हर जगह मैंने गणित का काम ही है वही। समीकरण का मतलब क्या समझेंगे? तराजू। चाहे वो कोई भी समीकरण हो, एक चर वाले रैखिक समीकरण हो, चाहे दो चर वाले रैखिक समीकरण हो। जब आप 9वीं 10वीं में जाएंगे, 9वीं में, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना पड़ेगा। द्विघात समीकरण हो, त्रिघात समीकरण हो, चतुर्घात समीकरण हो, पंचघात समीकरण हो। समीकरण, जहां समीकरण शब्द आएगा उसका मतलब है तराजू। क्या मतलब है? तराजू। तो कैसे, ये देख लीजिए। हमने आपको एक तराजू बना के मैं दिखाता हूं। देखिए, ये तराजू के बीच में डंडी होता है और तराजू में दो पलड़ाएं होती है। अच्छा, ये डंडी है। तो तराजू का काम क्या है? बराबर करना। क्या करना है? अगर हमने इसमें 5 केजी का एक बटखारा डाल दिया, एक बाट डाल दिया, तो इसका मतलब है कि अगर हमने इसमें हमने एक दो वस्तु डाल रखे हैं। हमने क्या किया कि आलू भी ले लिया, टमाटर भी ले लिया। उनसे क्या ले लिया? आलू भी ले लिया, टमाटर भी ले लिया। हमने आलू और टमाटर ले लिया, टमाटर डालेंगे इसमें। तो तू बता मेरे भाई कि अगर हमने यहाँ 5 केजी का बटखरा यहाँ डाला हुआ है, एक तरफ 5 केजी का बटखरा है, इधर आलू है। अगर हमने आलू ले लिया 2 केजी, तो जोड़ टमाटर है, तो टमाटर कितना लेना पड़ेगा? 3 बराबर हो जाएगा। समीकरण इक्वल हो जाएगा दोनों तरफ। दो पक्ष हैं। तो देखो, यहीं से देखो, हम समीकरण में 2 चीजें सिखाएंगे। एक तो बराबर के चिन्ह है, बराबर के चिन्ह है और बराबर के चिन्ह है। देखो, समीकरण में ये चीजें अभी मैं 10वीं वाले को बता रहा था, ये आती नहीं, क्योंकि उन्होंने 8वीं में पढ़ा नहीं, 7वीं में पढ़ा नहीं। देखो, इस तरफ अगर जोड़ का चिन्ह है, अगर इस तरफ जोड़ में है कुछ चीज, तो उस तरफ ले जाएंगे तराजू के उस तरफ, तो घटाव में हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा? क्यों का सवाल दे रहा हूं। आपके गणित वाले सीधे बोल दिया इधर से उधर ले जाएगा, ये हो जाएगा, इधर से उधर हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन क्यों हो जाएगा भाई? सवाल यहां भी उठता है ना। उससे आज तक किसी ने औकात नहीं था, उन्होंने पूछा नहीं क्यों हो जाएगा। तो मैं अपने गणित में मैंने सोचा कि बच्चे की तो औकात ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है पूछने का। तो हमने अपने गणित में क्या किया? 2 तरह के गणितज्ञ हैं हम श्रोता भी बन गए, हम विद्यार्थी भी बन गया, गणित के राइटर भी बन गए। मैं 2 भूमिका में हूं अपनी गणित में। एक तो मैं विद्यार्थी का भूमिका निभा रहा हूं अपनी पुस्तक में, और एक मैं गणितज्ञ का भूमिका निभा रहा हूं। मैं अपने गणित में एक सवाल बनाया हूं और सवाल को समझाता हूं, और फिर मैं ही अपने से सवाल किया हूं कि क्यों हो जाएगा जोर उस तरफ जाएगा तो घटाओ। मैं ये सवाल क्यों हो जाएगा, तो फिर मैंने ही उसका उत्तर भी दिया हूं। मतलब मैं ही विद्यार्थी हूं और मैं भी अध्यापक हूं। इस लैंग्वेज में हमने गणित को लिखा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आज के बच्चे में एबिलिटी नहीं है, ये हिम्मत नहीं है कि अपने अधिकार के लिए लड़े, तो हम उसको लड़ना भी उसी में सिखा रहे हैं। तो देखो, क्यों हो जाएगा। इस तरफ अगर घटाव में है तो बराबर के उस तरफ चले जाएगा। मतलब ये बराबर है, ये डंडी का जो तराजू है, इसको ये डंडी समझ लो। बराबर को क्या समझेंगे? डंडी ही बोलते हैं ना उम्मीद जी, डंडी ही बोलते हैं ना। मेरे तरफ डंडी बोलता है, आपके तरफ क्या बोलता है मुझे पता नहीं। तो डंडी है, ये बीच वाला है। तो देख लीजिए ये कैसे बदल जाता है, क्योंकि आपके समीकरण में ये 4 संक्रियाएं बहुत महत्व की बात है। इस तरफ अगर गुना में है, इस तरफ जोड़ में हो जाएगा। इस तरफ अगर गुना में है तो उस तरफ अगर आप ले जाओगे तो भाग में हो जाएगा। अगर इस तरफ भाग में है तो इस तरफ अगर आप ले जाओगे तो गुना में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ध्यान दीजिए। देखिए, ये एक समीकरण बन गया। हमने समीकरण का मतलब क्या कर दिया? तराजू। यह एक तराजू बन गया। तो तराजू में समस्या क्या आ रहा है वो देखिए। इसको मिटा दूं, एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए तराजू में समस्या क्या आ रही है। आपके सामने ये पहला समीकरण बना रहा हूं, एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए, ये समस्या ये है कि अगर इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत होएगा। देखिए, यहां 5 केजी है तो केवल 5 और 2 प्लस टमाटर। अच्छा, मैं टमाटर को
मैं टमाटर टमाटर बराबर x मान लूं, टमाटर बराबर x मान लूं, x बराबर टमाटर या टमाटर बराबर x। तो देखिए 5 बराबर 2 प्लस x, ये हो गया। अच्छा, ये तराजू का डंडी है। मैंने क्या कहा, बराबर चिन्ह को हम 8वीं से सीखेंगे, 7वीं से अगर मैं किसी बच्चों को ये पूछता हूं ना, 5वीं वाले, अगर मैं पहली से 5वीं कक्षा वाले को पूछूं कि ये क्या है, तो अगर वो बोले कि ये धनात्मक चिन्ह है या जोड़ का चिन्ह है, तो मैं समझूंगा कि नहीं, बच्चा वेरी इंटेलिजेंट है। अगर मैं 5वीं से ऊपर किसी बच्चों को यह पूछूं कि ये क्या है, अगर वो बोल दे कि जोड़ का चिन्ह है या धनात्मक है, तो उसका मतलब है कि उनको गणित कुछ नहीं आती। हमने सिखाया कि ये 6ठी वाले के लिए न तो जोड़ का चिन्ह है न तो ये धनात्मक है। क्या है, 6ठी में इसका मान बदल जाता है। ये है आमदनी। इसके बाद ये क्या है, ऊंचा। किससे ऊंचा, जमीन से ऊंचा। ये क्या है, गरम। अच्छा, अगर ये क्या है, ये है ठंडा, कर्जा, हानि, नुकसान। सिखाया था ना, क्यों? क्योंकि अगर यही चिन्ह का अर्थ 5वीं से ऊपर वाला विद्यार्थी को ना समझाया जाए कि ये जोड़ चिन्ह का मतलब गर्मी है, ऊपर है, बहुत सारे चीज हमने सिखाया था आपको। जेब में रुपया है, बैंक में रुपया है, इसका मतलब कर्जा है, खर्चा है, हानि है, नुकसान है, उधारी है, जमीन से नीचे है, गड्ढा है, तो वो पूरे गणित के सिस्टम को नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि गणित को दैनिक जीवन में उतारा नहीं। सबने बैंक, पीओ, रेलवे, एसएससी, फलना चिलना, एसपी, डीएम, कलेक्टर बनाने के लिए इस गणित को छोड़ दिया। केवल नौकर बनाने के व्यूज से इस गणित को छोड़ दिया गया है इस देश में। और ये आज से नहीं, लगभग हजारों बरस से ये गणित नौकर बनाने के लिए है। गणित पढ़ाने के लिए नहीं है, गणित समझाने के लिए नहीं। मैं अपनी किताब में स्पष्ट कर दिया हूं कि ये गणित भैया, बैंक पीओ, अगर तुमको गणित आती है अगर तो तू बैंक का पीओ नहीं बन सकता। अगर तुम्हें गणित आती है तो रेलवे का कर्मचारी नहीं बन सकता। अगर गणित तुम्हें आती है एसडीओ नहीं बन सकता। अगर गणित तुम्हें आती है अध्यापक नहीं बन सकता, क्योंकि गणित तुम्हें नौकर बनाता ही नहीं है। जैसे मैं हूं, मुझे गणित आती है, मैं नौकर नहीं बन सकता, कदापि नहीं मैं नौकरी कर सकता, पूरे जिंदगी में मुझे नौकरी नहीं मिल सकती। एक चपरासी की भी नौकरी सरकारी नहीं लग सकती। सरकारी नौकर गणित कदापि नहीं बनाता है। तो इसका हमने देखा ऊंचा नीचा गरम। क्यों देखा? क्योंकि हमने इसको सिद्ध भी कर दिया। लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम इसको नहीं। तो देखिए, ये हमने मान लिया टमाटर। अच्छा, अब आप बताएं कि अगर हम इस किलो को इधर ले जाएं और इस वाले 2 केजी आलू और बाकी टमाटर जो बाकी है इसको इधर ले जाएं तो कोई फर्क पड़ेगा? तो समीकरण में ये कहा गया है कि अगर दोनों पक्ष में से दोनों पक्ष को अदला बदली कर ले, क्या कर ले, अदला बदली कर ले, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 प्लस x बराबर 5 हो गया। अच्छा देख लो, x क्या है, टमाटर। तो 2 केजी आलू में कितना टमाटर मिलाएंगे तो हमें 5 केजी पूरा हो जाएगा। तो देखो सुनो, तो हमें टमाटर मालूम ही नहीं। क्या नहीं मालूम? टमाटर नहीं मालूम, लेकिन हमें तो मालूम है कि इस 5 किलवा में 2 किलवा छुप गया है। क्या छुप गया है? खाली 3 किलो इसमें डाल देंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये तो 2 किलो जो आलू मिला है तो ये 5 किलवा में मिला है कि नहीं मिला है? देखो, जब 5 केजी में कुछ नहीं डालेंगे तो ऐसे तराजू हो जाएगा कि नहीं ऊपर, लेकिन 2 किलो डालेंगे तो ऐसे नीचे होगा कि थोड़ा सा झुकेगा कि नहीं झुकेगा। तो हमें तो पता है कि ये 2 किलवा में, ये 5 किलवा में 2 किलवा तो घुस गया है ना, घुसा है कि नहीं घुसा है? अरे यहाँ घुसा है कि नहीं 2 किलो आलू प्लस टमाटर। तो हम इसको घुसे हुए चीज को निकाल लेंगे, बाहर फेंक देंगे। तो 5 घटे 2 तो x बराबर कितना, 3। टमाटर अगर 3 के लिए ले लेंगे तो देखो इस तरफ जोड़ में था ये इसके नीचे कुछ कोई चिन्ह नहीं लगा है तो जोड़ का चिन्ह लगा है जोड़ का चिन्ह। अब यहाँ x में x प्लस जोड़, देखो इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस x है।
अगर ये कुछ नहीं है तब भी +2 है। अगर -x है तो इसका मतलब -x होगा, अब -2 है इसका मतलब माइनस। जहाँ कर्जा में होगा वहाँ कर्जा तो होएगा, लेकिन जहाँ कर्जा में नहीं है उसका मतलब है कि ये सीधे सीधे है, इसका मतलब सीधे सीधे का मतलब इसके पीछे प्लस छुपा हुआ है। तो ऑलरेडी हमने प्लस हटा लिया, क्यों? क्योंकि प्लस छुपा हुआ है और ये प्लस में है, कुछ नहीं है तो प्लस में, तो उस तरफ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो देखो तब प्लस में था माइनस में क्यों हो गया? जवाब मिल गया, उत्तर यहाँ से देख रहे हैं ना क्यों मिल गया? क्योंकि हम जानते हैं कि ये 5 किलोवा में 2 किलोवा घुस गया है आलू, तो भाई 2 किलो आलू घटा ले 5 किलो में से, तो 3 किलो टमाटर, रिजल्ट स्विंग तुम्हारे पास है। समझ में आया? ये हमारा जो है हमारा ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्या है? एक चर वाला रैखिक। अब देखिए पूरा चैप्टर का नाम क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण। और एक चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब हुआ कि सीधा सीधा उसका घात घूत नहीं, पेंच पांच नहीं। देखो जब हम x के पावर में कुछ नहीं है इसका मतलब x पावर 1 है, x के पावर में 2 है इसका मतलब x गुने x है। अच्छा x के पावर में 3 है इसका मतलब x गुने x। ये हमें घात घातांक सिखाना देना चाहिए। इसके बाद दो एक चर वाले रैखिक समीकरण देना चाहिए, लेकिन इन्होंने घात घातांक सिखाया नहीं। चलो मुझे सिखाना। ये समझ में आ गई बातें? तो ये घात नहीं है, ये द्विघात हो जाएगा, ये त्रिघात हो जाएगा, ये एक हो जाएगा। जिसके घात में कुछ नहीं है उसे एक कहते हैं। और सिंगल चर है, देखो टमाटर नहीं था, टमाटर माने x हमने मान लिया, तो केवल एक चर है कि नहीं? चर और अचर आपको मालूम पड़ गया, तो एक चर है कि नहीं? और सीधा सीधा है कि नहीं? न टेढ़ा है, न टूढ़ा है, न घुमाया है, न पेंचा है, न पैंचा है, न उसका दोबाड़ा है, न तिबाड़ा है, केवल सिंपल है, सरल है। तो इस सिंपल को क्या कहते हैं? एक चर वाला रैखिक समीकरण। और एक चर वाला रैखिक समीकरण का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, समस्याएं क्या थी, आपके सामने हमने रखा समस्याएं। तो इसी को कहते हैं, इस सवाल को कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। इधर से इधर अदला बदली कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरफ जोड़ रहेगा तो उस तरफ घटाव हो जाएगा, इस तरफ घटाव रहेगा उस तरफ जोड़ हो जाएगा, इस तरफ गुना रहेगा उस तरफ भाग हो जाएगा, इस तरफ भाग रहेगा उस तरफ गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको एक सवाल का उत्तर दिया, ये तीनों सेम उत्तर पर काम कर रहा है। ठीक है जी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब आप छोटा छोटा सवाल बनाएंगे, दिमाग में लाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी हम अपनी पुस्तक में लिख दिए हैं, तो हम इतना ही छोड़ दें, इतना पे समीकरण समझ में आ गया क्यों है। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। ये सारा थ्योरी हम बनाए, आपके गणित का एक उदाहरण मुझे बता दीजिए, मैं आपका सवाल यहाँ उत्तर हल करता हूँ और देखता हूँ इसका जरूरत पड़ता है कि नहीं। 4 सवाल है, 4 संक्रियाओं पे 4 सवाल है और आपका सवाल मैं बनाता हूँ। केवल आप सवाल बोलिए, उत्तर नहीं बोलिएगा। और मैं आपको पूछूंगा कि यही उत्तर है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ। क्यों का जवाब मैंने आपको दे दिया बिना पूछे, आप लोग नहीं पूछे तब भी। तो चलो आगे हम बात करते हैं। चलिए उदाहरण लेता हूं मैं, उदाहरण। अच्छा एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं 5 जोड़ 2 लिख करके 10 लिख देता हूं। ये मेरी कमी है। क्या कमी है मालूम है? क्योंकि मैं किसी चीज को पलट के देखता नहीं, क्योंकि आत्मविश्वास आदमी का बहुत है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये हम गणित में हमें 5 जोड़ 7 नहीं आता है। मेरे दिमाग में ये बन गया कि हमने लिया 6 जोड़ 4 क्योंकि मैं ज़्यादातर उदाहरण 6 जोड़ 4 लेता हूँ। क्या लेता हूँ? 6 जोड़ 4 मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1999 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो तब से मेरे दिमाग में बना हुआ है कि 6 जोड़ 4 6 जोड़ 4। तो हम कभी कभी ये धोखा करते हैं, तो आप ध्यान दिया करो और मुझे टोका करो। ये नहीं कि मैं गणित की किताब लिख दूँ तो बाप रे बाप बड़ा पहाड़ उल्टा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरे को ध्यान दिया करो, ठीक ना। ये मेरी अंदर कमी है। मैं पढ़ता हूँ सही सही, लिखता हूँ कुछ और। ठीक है जी। तो उदाहरण, मैं उदाहरण को अदाहरण लिख रहा था क्योंकि थोड़ा फास्ट हम है, क्योंकि गणित को हम कुछ समझते नहीं, तो मेरे लिए ऐसा होता रहता है। तो आप इन भाषाओं पे ध्यान दें, ठीक है। उदाहरण 1 में मुझे बताइए कोई सवाल। 2x माइनस 3 बराबर 7। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है वो देखिए। आपको मालूम है समीकरण माने तराजू है, समीकरण माने तराजू है।
एक चीज़ और हमने आपको बीजगणित में सिखाया था, ये चीज़ तो हमने आपको सिखा ही दिया है कि ये चीज़ पे हमेशा याद रखिए, अगर बराबर के इस तरफ प्लस में है माइनस में है, तो अगर प्लस में है तो इस तरफ माइनस में, इस तरफ प्लस में, इस तरफ माइनस में, इस तरफ गुना में, इस तरफ भाग में, इस तरफ भाग में तो इस तरफ गुना में। ये बात आ गई। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। हाँ जी, हाँ इधर माइनस है। देखिए ये छोटी छोटी गलती होती रहती है, इस तरफ प्लस हो जाएगा, मैं बराबर लिख दिया था समान ही इसको देखो। अब मैं इसको समझता हूँ, पहले इसको, इस उदाहरण को समझता हूँ। देखिए 2 और x के बीच में रिलेशन क्या है, 2 गुने x है, क्या है, तब होता है 2x। हमने आपको एक चीज बताया था, ये बहुत लॉजिकली बात है, बहुत गंभीर वाली बात है कि x प्लस x बराबर 2x। अभी मैंने समझाया था ना, लेकिन यहां मैं आपको समझा रहा हूं 2 गुने x। तो 2x का मतलब ये है कि अगर हम 2 को x से गुना करेंगे तब भी वही आ गया। समझ में आई बात है? ठीक है, तो क्यों आ गया, क्यों आ गया? चलो इसको भी स्पष्ट करें। आपको मालूम है 2 और x के बीच में कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है, तो क्यों आ गया वो देखिए। एक सूत्र आता है जो मुझे मेरे जीवन में बहुत पिटाई हुई थी और पूरी कक्षाओं में मेरी बेइज्जती हुई थी। और मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ। स्वाभिमानी व्यक्ति का मतलब यह है कि कोई किसी ने कह दिया मुझे तो मेरे यहाँ लगता है और मैं उस चीज़ को जीते जी पूरा हासिल करके ही छोड़ता हूँ। जब तक प्राण है शरीर में, जब तक शरीर में जान है, तब तक मैं उस चीज़ को उखाड़ फेंकने में लगा रहता हूँ। तो मुझे एक टीचर आया, ऐसे ओम मिश्र जी हैं, आप अन्यथा मत लीजिएगा। तो वो टीचर एक्चुअली अंग्रेजी वाले थे और वो गणित पढ़ाना शुरू कर दिए। तो उन्होंने मेरे से आकर के पहला पूछा, अब क्या हो गया कि वो ऐसा धांसू टीचर था ना, आज भी है, था नहीं क्योंकि उसको हार्ट अटैक नहीं आया, वो ठुकवाने से हार्ट अटैक नहीं आया। सब जो लगवाया ना उसे हार्ट अटैक अभी नहीं आया है। वो भी बायोलॉजी के टीचर थे, है बायोलॉजी के टीचर, लेकिन वो उस समय में एंट्री कर गया हमारे कोचिंग में। भाई एकदम हम 6ठी 7वीं के विद्यार्थी थे और हम 6 महीना पे एक बार जाते थे कोचिंग। क्यों? क्योंकि हम तो दिल्ली ही रहते थे, कैसेट बनाने में, गाना शूटिंग करवाने में, रिकॉर्ड करवाने में। उन्होंने टपक गया, मेरे को पूछा, खड़े हो जा लंबे लंबू, खजूर खड़े हो जा, खजूर का पेड़। और उन्होंने एक कहावत सुनाया मुझे कि खजूर का ही पेड़ ऐसा है जो तो न, वो उन्होंने कहा था कि कबीर दास या रहीम दास या रईदास किसी ने एक कहावत कहा है, ये लिखा है। हाँ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। और उसके आगे उन्होंने कहा था कि न तो वो छाया दे सकता है और न तो फल दे सकता है। उन्होंने मुझे कहा कि अतिथि का मतलब क्या होता है। अब मैं एक राइटर होने के बावजूद भी इतना डर गया था, इतना डर गया अंदर से कि तुरंत स्मरण शक्ति भूल जाता है आदमी। कभी कभी आप कंफ्यूज ऐसा रहोगे, जैसे मुझे एक बच्चा ने कल कह रहा था, देखिए मैं तौलिया रखा था और मैं इतना कंफ्यूज हो गया था। क्यों? हकम जी 9 बजे आ जाएगा, अभी तक स्नान नहीं किया हूँ, बच्चा पूरा सामान छोड़ दिया है गुरुकुल में, हटा के माता जी आ गई होगी, क्या करेंगे। मैं पूरा नर्वस हो गया। तौलिया लिया, हाथ में बाल्टी है और मैं पूरी कक्षा में, अपने कक्षा में तौलिया ढूंढ रहा हूँ और दूसरे को ढूंढ रहा हूँ, तीसरी कक्षा में ढूंढ रहा हूँ, स्नान घर में जा रहा हूँ, तौलिया ढूंढ रहा हूँ। एक बच्चा है, मुझे पूछा क्या खोज रहे हो गुरुजी? हमने बोला जी तौलिया मेरा खो गया। देखो मैं तौलिया यही रखा था, पूरी रात तौलिया मेरे साथ थी, मैं लेकिन 2 मिनट में गुम हो गया। कोई बच्चा तो नहीं आया, बोला कि गुरुजी ये तो इसको क्या कहते हैं? कंफ्यूजन। तो वो टीचर ऐसा आया ना, क्योंकि वो टीचर का हम नाम सुने थे, बड़ा धांसू है, बड़ी अंग्रेजी में पूछता है सबको, हिंदी बोलवे नहीं करता है, आज तक तो उन्होंने नहीं बोला, माँ के पेट में भी नहीं बोला। उसको ये पता चला कि ना उसका बाप पढ़ा है ना उसका माँ पढ़ा था, फिर वो हिंदी बोला ही नहीं। तो भाई उसकी माँ बाप कैसे समझता होगा। उन्होंने मेरे से आगे पूछ दिया, चलो अतिथि का अंग्रेजी बता, ये कौन नया बंदा आ गया खजूर का पेड़ है? भाई कितना दिन से है? दूसरे आदमी को पूछे कितना दिन से है? बोला 3 महीना से पढ़ा रहा है। हम बोले अच्छा। बोला अतिथि का मतलब बता अंग्रेजी में अतिथि। हाँ भाई दुनिया के हर लोग जानते हैं गेस्ट माने अतिथि होता है, गेस्ट माने अतिथि होता है, मुझे पता ही नहीं। मैं भूल गया। उन्होंने मुझे पूछा था चल किस चीज में बड़ा तेज है? किसी ने बोला अरे ईद का गणित में बड़ा तेज है। बोला आयत का परिमिति बता। भाई पता ही नहीं।
सारी चीज मैंने भूल गया। मैंने जी जान लगा दिया आयत के परिमिति में, मेरे को पता नहीं। जब मैं गणित की किताब लिख रहा था ना, तो हमने सोचा कि मैंने सूत्र बहुत बहुत कुंठित हुआ था। मैंने, लड़कियां पढ़ती थी, लड़के पढ़ते थे कोचिंग में, सब हम स्वाभिमानी व्यक्ति, बेइज्जती होना पड़ा। तो उन्होंने मेरे को पूछा था क्यों हुआ था, ये मैं सिद्ध कर रहा हूं। उन्होंने पूछा था कि आयत का परिमिति या परिमाप, आयत का परिमिति बराबर एक सूत्र होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्या होता है? होता है ना। तो देखो, सबसे पहले हमें ये बात जानना पड़ेगा, का माने आप लोग समझते हैं, अब परिमिति माने क्या होता है और आयत माने क्या होता है। देखिए, आयत एक ऐसी आकृति का नाम है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने के भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कोण को कहते हैं समकोण। 90 डिग्री का मतलब है एक सरल रेखा से दूसरी सरल रेखा एकदम सीधी सीधी, ठीक है। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, आमने सामने का भुजा बराबर हो। तो अगर मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये एक आयत है। क्योंकि 2 ये है तो 2 ये भी हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। तो ये आयत है। क्या है? आमने सामने का भुजा बराबर है, अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। तो इस आकृति का नाम हमने गणित के भाषा में आयत रख दिया। जैसे मैं जन्म लिया तो मैं अपना नाम शिवनाथ रख दिया, तो मैं शिवनाथ हूँ। स्वामी श्रद्धानंद जी के पास में जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी पहुँचे गेट पे, तो उन्होंने गेट खटखटाया, तो बिरजानंद जी के पास में क्षमा करिए, तो बिरजानंद जी के पास में स्वामी जी ने गेट खटखटाया। तो बिरजानंद ने पूछा कौन हो? तो उन्होंने बोला यही तो जानने के लिए आया हूं, मैं कौन हूं? मैं दयानंद हूं? नहीं। मैं शंकर हूं? नहीं। मैं मूल शंकर हूं? नहीं। वो तो मेरे शरीर का नाम रख दिया भाई। तो ये आयत है, इसका नाम रख दिया गणित में, इसके पीछे मत जा। पूरी दुनिया में आज से हम कह दे कि आयत नहीं विरित है, तो विरित है भाई। मानते हैं तब है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ये कहावत है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। हमने मान लिया कि भाई ये चीज है तो मान लेते हैं, तो वो हमारा सेल काम करता है, विज्ञान की बात है। तो ये इसका नाम आयत दे दिया। तो हमने आयत को सीख लिया, आयत क्या है। अब हमें का माने समझते हैं, का। और परिमिति माने होता है, परिमिति माने होता है घेराव। क्या होता है? घेराव। तो इस आयत अगर ए बी सी और डी है, तो इसका घेराव क्या है? इसका घेराव है ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ डी ए। तो देख लीजिए आपके सामने में ए बी कितना है? 4 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 2 बराबर कितना हो गया? 4 2 6, 4 10 और 2 12। अब देखिए आयत का परिमिति क्या कह रहा है? 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुने लंबाई कितना है इसका? 4, लंबाई 2 है, लंबा ये है, लंबा 2 है, तो 2 और चौड़ाई कितना है? 4। तो देखिए हमने अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको सिखाया था, दोनों को अंदर में जोड़ लो या दोनों को बारी बारी से गुना कर लो। तो देख लो, तो ये हो जाएगा 2 गुने 6 बराबर 12। देख लीजिए, क्या ये इस सूत्र का रटने का जरूरत है? 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई रटने का जरूरत है? क्यों? क्योंकि देखो ये जोड़ से है, किसी एक ही संख्या को उसी संख्या में बार बार मिलाने की प्रक्रिया को हम जोड़ कहते हैं। तो 2 बार 2 को मिला रहे हैं और 2 बार 4 को मिलाए हैं, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। 2 को 2 बार मिलाए हैं कि नहीं? यहाँ देख लीजिए, 2 एक बार 2 बार, 4 एक बार 2 बार। समान राशि को 2 बार मिला रहे हैं, समान 2 का समान 4 को, तो 2 और 4 को जोड़ दो, 2 से गुना कर दो। समझ में आ गई बातें? तो ये सूत्र कहाँ से बना? तो हम गणित में 2 पाई आर स्क्वायर या फलाना या ढीमा का कुछ भी मुझे याद नहीं है, केवल सवाल दे दो, मैं धजिया तोड़ देता हूँ उसको। बहुत सारे ऐसे सूत्र है जो मुझे पता ही नहीं, ये तो मुझे पता था मैंने लिख दिया, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ उसका सवाल बना देता हूँ, फिर सवाल से सूत्र को जनरेट कर देता हूँ, मतलब सूत्र पैदा कर देता हूँ, जन्म ले लेता हूँ, सूत्र को बना लेता हूँ तुरंत, खटाखट खटाखट खटाखट।
तो हम यहाँ से क्या कर दिए कि यहाँ हो गया 2x का मतलब क्या हो गया कि हम इतना चर्चा इसलिए किए कि इसके बीच में आज के बाद अगर घटाओ जोड़ के चिन्ह से अगर वो विभाजित है तो ठीक है, नहीं तो गुना का चिन्ह समझेंगे। समझ में आ गई बातें? तो देखिए ये क्या करा है, सवाल क्या करा है वो देख लीजिए। आपको मालूम है ये बराबर है, ये तराजू है, तो तराजू में आपको मालूम है कि इस तरफ 7 kg है, इस तरफ 7 kg है और इस तरफ 2x - 3 kg है, और ये तराजू का पलड़ा है और इस बीच में डंडी है और यहाँ 7 kg है ना जी। ये कह रहा है कि ऐसा हम कितना केजी सामान ले जिसको 2 से गुना कर दिया, उसमें से 3 को घटा ले तो 7 मिल जाए, 7 kg हो जाए। 2 को कितने से गुना करेंगे, उसमें से 3 को घटा लेंगे तो 7 हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है, 2 को कितने से गुना करेंगे, उसमें से 3 को घटा लेंगे तो 7 हो जाएगा। सवाल को लिख दूं हिंदी में? देखो जब तक सवाल क्या कह रहा है ये नहीं सीखोगे ना तो गणित नहीं सीखोगे। देखो कह रहा है 2 को कितने से गुना कर के गुणनफल में से 3 को निकाल लेने पर 7 हो जाएगा। 5 ये सवाल क्या कर रहा है, 2 को कितना से गुना करेंगे, उसमें से 3 को निकाल लेंगे तो 7 हो जाएगा। तो आपने कहा 5, तो आप तो बड़ा सरलता से कह दिया 5, लेकिन इसको हम हल करेंगे इस विधि से। क्यों? क्योंकि 9वीं 10वीं में आपको जाकर के 11वीं 12वीं में जाकर के 13वीं 14वीं में जाकर के 15वीं 16वीं में जाकर के आप जब तक इस चीज़ को नहीं सीखोगे ना, ये फंडामेंटल बेस को, तब तक वो सवाल नहीं बनाओगे, क्योंकि वो इतना जटिल है। मैं आपको बताया भी था 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। ठीक है जी, ये जरूरत है, क्योंकि यहाँ तो आपने कह दिया, वहाँ नहीं कहोगे। जैसे मैं सवाल बताऊंगा तो ये समझ में आ गई आपको। ये समस्या है, क्या समस्या है कि 2 को कितने से गुना करेंगे, उसमें से 3 को निकाल लेंगे तो 7 हो जाएगा। एक पहेली बना दिया। क्या कर दिया? एक पहेली बना दिया हमने कि 2 को कितने से गुना करेंगे, उसमें से 3 को निकाल लेंगे तो 7 हो जाएगा। ये पहेली बना दिया। अब हम इस पहेली को देखिए कहाँ जरूरत पड़ता है। देखिए तो ये हो गया 2x बराबर, देखिए इस तरफ -3 है तो उस तरफ जाएगा तो 7 जोड़ 3 हो जाएगा प्लस में। मैंने क्या कहा, प्लस में है, उस तरफ माइनस में। देखिए इसका जरूरत पड़ता है, क्यों होगा वो आपको मालूम है। तो 2x बराबर हो जाएगा 10, या लिखेंगे, देखिए या क्योंकि बराबर चिन्ह है तो देखिए फिर लिखेंगे या। तो 2 गुने x है, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 गुने x है, ये आप मान के चलेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, गुना में है इस तरफ, उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो या तो x है। देखिए हमने 5 ले लिया, यहाँ हमको 2 लेना है क्योंकि 2 और 2 के है। ठीक है, तो देखिए x बराबर कितना हो गया, ये आपका आंसर है। मतलब ये है कि अगर हम 2 को 5 से गुना कर देंगे, उसमें से 3 घटा लेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। देखिए तो मैं कर लेता हूँ 5 दूना 10 और घटे 3 बराबर 7। तो देखिए 7 बराबर 7। देखिए तराजू हो गया कि नहीं। इसको कहते हैं LHS बराबर RHS। ये सीख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये तराजू हो गया पूरा। तो ये समीकरण आपने बनाना सीख लिया, कितना सरल था हैं? अच्छा, ये पहला उदाहरण था। तो कैसे हो गया, क्यों हो गया, कैसे हल कर लेंगे, खटाखट समझ में आ गई। दूसरा समीकरण बोलिए। 2y + 9। ये चारों संक्रिया पर होगा, मुझे पता है गणित में। और क्या होगा? हाँ, दूसरा समीकरण खटाक से बोलिए। 2y + 9 2y + 9 कितना, 4 बराबर 4। 2y + 9 बराबर 4। देखिए या करेंगे, 2y बराबर क्या हो जाएगा, 4 है, ये प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो 4 - 9 या 2y बराबर। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, ये 4 रुपया आपके पास है, क्योंकि 4 के पीछे में कुछ नहीं छुपा है तो प्लस छुपा है, या -9 तो 9 रुपया कर्जा है। तो कितना हो जाएगा, 4 रुपया आपने कर्जे वाले को मिलाओगे, क्योंकि ये दोनों मिल रहा है, आपस में मिलाओगे इस तरफ, तब जाके 1 होएगा। तो मिलाओगे तो आपके पास में माइनस में रह जाएगा 5 रहेगा ना।
तो या तो y बराबर कितना हो जाएगा -5 बट्टा। ये कह रहा है कि 2 को कितने से गुना करेंगे उसमें 9 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। 2 को कितने से गुना करेंगे उसमें 9 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो क्या हम y बराबर, ये आंसर आ गया हमारा -5 बट्टा 2। तो हम गुना करके देखिए तो देखिए 2 गुने -5 बट्टा 2 जोड़ 9 बराबर 4। देखिए गणित में एक और सूत्र है, का भाग गुण जोड़ घटाओ, ये लाइन से क्रिया कर रहा है। अगर कोष्टक है तो पहले कोष्टक के अंदर क्रिया करेंगे, 5वीं कक्षा में आपने सीखा, छोटी कोष्टक के अंदर, फिर मझली कोष्टक के अंदर, फिर बड़ी कोष्टक के अंदर। अगर उन सब में छोटी कोष्टक में भी रैखिक कोष्टक है, जैसे 2 - 3 लगा हुआ है किसी पर, तो उसका क्रिया करेंगे, 5वीं कक्षा में सिखा दिया गया है। तो हम का भागा गुण जोड़ घटावा यहाँ सीखेंगे। तो का है नहीं, भाग है नहीं, गुण है तो गुना है। तो पहले हम गुना करेंगे। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो आपको पता होगा कि ये भिन्न में है, तो इसको भी भिन्न बना लेता हूँ। तो देखिए 2/1 जोड़ -5 बट्टा 2 और जोड़ 9/1 बराबर 4/1। ऐसे हम लिख सकते हैं। बट्टा में 1 लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से भाग देते हैं 9 में उतना ही होएगा। तो देखिए ये क्या है, सॉरी ये गुना है, क्या है गुना है। तो गुना आमने सामने होता है। तो 5 दूना कितना हो जाएगा -10 और 1 और 2 को गुना करेंगे तो 2 और जोड़ 9/1 बराबर कितना हो जाएगा 4/1 या 4 हो जाएगा। मैं 4 रहने देता हूँ, ठीक है जी, या कर देता हूँ। देखिए तो देखिए इन दोनों का लॉसा करेंगे, भिन्न जोड़ आपको आना चाहिए, 8वीं में पढ़ते हैं। तो दोनों का लॉसा करेंगे तो 2 होगा, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और 2 से भाग देंगे तो 1 होएगा। 1 को -10 को गुना करेंगे तो -10 होएगा। और जोड़ देखिए 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 दूना 18। तो ये तो हुआ, हाँ हो जाएगा। अब बराबर कितना है, ये क्रिया हमने कर लिया, बराबर 4 है जी। तो देखिए 18 में 10 रुपया कर्जा में 18 रुपया आपके पास में है, तो कितना हो जाएगा, या कर दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा जी। तो देखिए 10 रुपया कर्जा है, 18 रुपया आपके पास में है, तो हो जाएगा 8/2 बराबर 4 है। तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 बराबर 4। सिद्ध हो गया कि नहीं, LHS बराबर RHS। दूसरा समीकरण भी हमने सीख लिया। क्या कह रहा था कि 2 को कितने से गुना करेंगे उसमें 9 को जोड़ देंगे। देखिए सवाल कितना भयंकर बना दिया है, आपको कंफ्यूजन कितना कर रहा है कि 2 को कितना से गुना करेंगे, किसी संख्या को 2 से गुना करेंगे। अगर मान लेता हूँ 1 से भी करूँगा तब भी 2 हो जाता है, 2 गुने 1 तो 2। अगर मैं 0 से कर देता हूँ तब भी 2 गुने 0 बराबर 0 जोड़ 9। लेकिन वो क्या कह रहा है सवाल कि 2 को कितने से गुना करेंगे उसमें 9 को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखिए आपका आंसर था -5/2। समझ में आ गई? क्यों आ गई ये समझ में आ गया? तरपा दिए, तुरपा दिए, इधर ले गए उधर ले गए, कहीं भी ले गए। तराजू को याद रखिए, इस तरफ ले आइए उस तरफ ले जाइए, कहाँ ले जाइए जहाँ ले जाइए, खेलिए गणित के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमने इसको सिद्ध भी कर दिया, LHS बराबर RHS, 4 बराबर 4 हो गया कि नहीं। -5/2 से गुना करेंगे 2 को, उसमें 9 को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। ठोका जवाब देंगे, हो गया। तीसरा आंसर बोलिए। हालांकि मैं आपका मूड में नहीं आया था, लेकिन थोड़ा बात पे बात चल करके ओमनी जी कक्षा में नहीं रहते तो इतना तोड़ के मैं पढ़ाता नहीं, बहुत संक्षिप्त में ले लेते। फिर भी मैंने नहीं तोड़ा, अभी मैंने गुना भाग छोड़ ही दिया तोड़ना आपका, केवल छोटा छोटा मैंने लिया। चलो कोई नहीं, अगर कोई ये देखे भी तो उनको भी सुना। चलो आ जाओ, तीसरा सवाल बोलो जल्दी। x/3 जोड़ 5/2 हाँ -3/2। देखिए ये सवाल कह रहा है, आपको बताया था कि जैसे आपको हमने बताया कि यहाँ पे है 3/2, इसका मतलब क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए 3/2 को 2 का मतलब है
कि पहला तो यह है कि भाज बट्टा भाजक, दूसरा अंश बट्टा हर, इसका नाम है, और तीसरा है रोटियों की संख्या बट्टा रोटी खाने वालों की संख्या। अब हमने कन्वर्ट कर दिया रोटियों की संख्या खाने वाली की संख्या। रोटियों की संख्या बट्टा खाने वालों की संख्या। तो देखिए 3 गो रोटी है, 2 आदमी खाने वाला है, तो 1.5 रोटी हो गया, ये आप जानते हैं। तो ये सवाल ये कह रहा है कि भाई x में 3 से भाग देंगे, मतलब कितना रोटी है, कितना रोटी हमारे पास में है, जिस रोटी को हमने 3 जगह बांट दिया, फिर उसमें हमने 5/2 रोटी और जोड़ दिया। 5/2 का मतलब हुआ 2.5, अढ़ाई रोटी, 2 गो रोटी आधा रोटी। क्यों? 5/2 का मतलब समझ लीजिए आप, 5 गो रोटी है, 2 आदमी खाना है, तो 2 और 1/2 है कि नहीं, आधा आधा, 1 रोटी का आधा टुकड़ा, तो अढ़ाई। तो ये क्या कर रहा है कि हमारे पास में कितना रोटी है उसको हमने 3 से भाग दिया। जितना रोटी मेरे पास में, रोटी की संख्या आपको ज्ञात करना है। x बराबर हमने क्या मान लिया, रोटी, तो रोटी की संख्या ज्ञात करना है। कह रहा है हमारे पास जितना रोटी है उसको हमने 3 जगह बांट दिया। कितने जगह? 3 जगह बांट दिया। सवाल को पढ़ना सीखिए। और उसमें हमने 5/2 को जोड़ दिया, मतलब अढ़ाई गो रोटी और हमने जोड़ दिया, तब हमें आंसर मिला, -3/2। कितना मिला? मैं सवाल इसलिए पढ़ना बताता हूं क्योंकि सवाल पढ़ के बताएगा, फिर बोलेगा उसको गणित के भाषा में कन्वर्ट करो, सवाल में कन्वर्ट करो, समस्या को सवाल में कन्वर्ट करो। यहीं से तो हम सीखते हैं, समीकरण से ही सीखते हैं समस्या को गणित के भाषा में, गणित लैंग्वेज में लिखना और फिर उसको हल करके आंसर देना। जितना रोटी है उसको 3 बराबर भाग में बांट दिया हूँ, समस्या है, उसमें हमने 2.5 गो रोटी और मिला दिया, तब हमारे पास आंसर है -3/2। तब हमारे पास में घाटा लग गया, मतलब 3 गो रोटी और होता, 3/2 रोटी और होता, तब जाके भरपाई होता। ये अभी कर्जा में, कर्जा का मतलब पेट भूखा है, खाली है, गड्ढा है, भरा है तो फुल है, भरा ही नहीं है तो फुल हाफ है, आदमी भूखा रह गया। समझ में आई? ये समस्या थी। अगर हम ऐसा समस्या आपको लिखेंगे तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, सवाल बन जाएगा। मैं आपको बोलूं एक सवाल दूं, मैं आपको बोलता हूं कि देखिए मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास जितना रोटी है, देखिए मैं सवाल बनाता हूं, देखिए इसको भी सीख ही लीजिए। मेरे पास जितना रोटी है, देखिए जितना रोटी है उसको हमने 5 बराबर भागों में बांट दिया। इसके बाद उसमें हमने आधा रोटी और मिला दिया, तो मेरे पास कुल 3/4 रोटी हो जाती है। तो मेरे पास कितने रोटी थी। देखिए ये हमने सवाल बनाया। देखिए सवाल क्या कर रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। मेरे पास जितना रोटी है, मैं रोटी तुमको बताया नहीं, तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास x रोटी है। कितना रोटी है? उसको हमने 5 बराबर भागों में बांट दिया। ले भाई बांट। और मैं जोड़ का परिभाषा क्यों बता रहा हूं, किसी एक ही संख्या में उसी संख्या को मिलाने की प्रक्रिया को जोड़ कहते हैं। तो क्या कहता है, यहां तक तो हमने कर लिया। मेरे पास जितना रोटी है, तो हमारे पास जितना रोटी है x रोटी, उसको हमने 5 बराबर भागों में बांट दिया। तो बांट दिया, तो देख लिया बांट दिया, यहां तक हो गया हमारा। यहां तक गणित में हमने नोट कर लिया। इसके बाद उसमें हमने आधा रोटी और मिला दिया। ले भाई मिला मतलब मिलाना, मतलब जोड़ का चिन्ह। तो आधा रोटी तो 1/2 आधा कर दिया। तो
तो मेरे पास कुल 3/4 रोटी हो जाती है, तो मेरे पास कुल 3/4 रोटी हो जाती है। बन गया सवाल? यही सवाल है कि नहीं? बना लिए कि नहीं सवाल? समस्या पैदा कर रही है, सवाल भी बना दिए, गणित में भी कन्वर्ट कर लिए, गणित से आंसर भी बता देंगे। तो कहने का मतलब इसी समस्या को लेकर के जीवन में जितनी समस्या है उसको गणित में सवाल बनाया गया है, न कि रेलवे में। अगर गणित वाले को ये पता होता, ब्राह्मण को, आर्यभट्ट को, या जितने भी बड़े बड़े गणितज्ञ थे ना, कि इससे कहीं रेलवे का परीक्षा न पास हो जाए, कहीं बैंक का पीओ न बन जाए, कहीं चपरासी, कहीं बड़े बड़े नौकरी पे मलाई न चाटने लगे, तो गणित ही नहीं बताता किसी को। वो इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो लोग खुद नहीं रेलवे में नौकरी किए कभी, उन्होंने खुद ने किसी का नौकरी नहीं किया जो गणित को पैदा किया, जिन्होंने गणित को लाया, जो वेदों में भगवान ने लाया। किसी के यहाँ किया भगवान ने नौकरी? जो ईश्वरीय ज्ञान है उससे गणित का भी उन्होंने वेद को पढ़ करके लिखा, उनसे गणित का ये मूल सारे संक्रियाएं वेद में वर्णित है। तो कहने का मतलब हमारे पास समस्याएं आई, हमने समस्या को हल किया। तो चलो आ जाओ इस समस्या को हल करते हैं आपके गणित का। 2 सवाल का आंसर तो मिल गया था आपका, दोनों उदाहरण का ना? ठीक है जी, तीसरा देख लीजिए। अब देखिए ये भिन्न वाला है। देखिए 5वीं कक्षा में आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए, 5वीं तक का गणित मूल गणित है जिसको आना चाहिए। देखिए इन दोनों का लॉसा करेंगे, क्या करेंगे? लॉसा करेंगे। 3 और 2 का लॉसा करेंगे, दोनों 2 तरह की राशि है, एक तरह की नहीं है, इसलिए 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, आपको लॉसा मैंने बता दिया है कि लॉसा 2 तरीका से होता है। लॉसा माने लघुत्तम समापवर्त। देखो एक होता है, इसको मैं मिटा देता हूं, अब आपका काम हो गया। देखिए लॉसा बार बार आता है, मैं उसको तोड़ ही देता हूं, हालांकि मैं कई दिन बता दिया हूं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। हमने आपको बोला लॉसा, क्या बोला? लॉसा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं LCM। क्योंकि पता नहीं कोई आदमी आ जाता है, वो सबसे पहले तो गणित वाला का ही परीक्षा लेता है कि यही सबसे बड़ा। मैं बोलता नहीं, उल्टा सीधा बोलता हूँ। देखिए तो इसका मतलब होता है लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त। इसका ध्यान दीजिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी। अब देखिए लघुत्तम माने होता है छोटा, लघुत्तम माने होता है सबसे छोटा, लघुत्तम माने होता है सबसे छोटा। क्या होता है? सबसे छोटा। देखिए तो कहता है लोवेस्ट समापवर्तक, समापवर्त क्या है? सो देखिए जैसे 2 का समापवर्त ज्ञात करते हैं, तो देखिए 2 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 2 दाहिन 20, 2 22, 24, 26, 26 28, ऐसे कर करके देख रहे हैं। इसी तरह से 3 का अगर हम करेंगे तो देख लीजिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम्मा 27, 3 दाहिन 30, 3 33, 36, 39, ऐसे करते जाएंगे। आप देख रहे हैं 3 का पहाड़ा हो रहा है, मतलब 3 को 3 में जोड़ा जा रहा है बार बार। 2 में 2 को जोड़े 4, 4 में फिर 2 को 2 को 2 को 2 को ऐसे करके। तो देखिए तो क्या कर रहा है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल माने होता है गुना, मल्टीपल। तो देखिए लोवेस्ट, तो देखिए इसमें क्या है? 2 2 नहीं है, 3 3 है। देखिए इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। इसके बाद देखिए इसमें 9 है, 9 है नहीं है, 12 है, 12 है। इसके बाद यहाँ देखिए इसमें 16 18 है, 18 है, 18 है। इसके बाद इसमें देखिए जी 24 है, 24 है। आगे बढ़ते जाएंगे तो देखिए मल्टीपल क्या है? मल्टीपल क्या है? तो समापवर्त क्या है? समापवर्त। इसको कहते हैं दूसरी भाषा में गुणज कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणज। तो गुणज क्या है? देखिए तो 6 12 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ गुणज है, उभयनिष्ठ गुणज है। उसको कहते हैं समान अपवर्तक, समापवर्त, मतलब उभयनिष्ठ। तो क्या है? 12 है, इसके बाद में 18 है, इसके बाद में 24 है, और ऐसे करके अनंत तक हो जाएगा, बहुते हो जाएगा। तो देखिए सबसे छोटी क्या है? जो दोनों में है वो सबसे छोटी क्या है? 6 है। तो हमने लॉसा निकाला। हमने क्या कहा कि 3 और 2 का लॉसा क्या है? 6 है, हमने निकाला। तो एक तो ये विधि से सीखते हैं, दूसरा ये सीखते हैं ऐसे करके 2 और 3। तो दोनों में भाग नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 2 गुने 3 तो बराबर 6। समझ में आ गई बात है? इस तरह से सीखते हैं कि नहीं? अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखते हैं, बहुत तरीका से सीखते हैं। मैं सिखाया हूँ छठी वाले को, आप लोगों को सिखाया होगा जब आप छठी में पढ़ते होंगे, तो पता नहीं।
ठीक है, लौसा हम बहुत तरीका से निकाल। इसी तरह से हम य था इसमें, अब देख लो हमने इसी तरह से मौसा आपको बताया था। क्या बताया था? मौसा। जब आचार्य जी पहले दिन आया ना, तो मैंने छठी कक्षा वाले को मौसा 40 दिन सिखाया था। कितने दिन? 40 दिन। तो हमने इनको मौसा सिखाया था। अब मैं किसी को बोलता हूँ कि भाई मैं गणितज्ञ हूँ, ये मेरी मजबूरी है। मैं कभी दिखाया नहीं मैं गणितज्ञ हूँ, नहीं तो मैं नंगाड़ा पीटता पूरे देश में, शर्ट पे लिखा के चलता। मैं किसी को धमकाता, मैं धमकाता नहीं। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि मुझे बताना पड़ता है, फिर भी रेलाई करता है मेरी। मैं हर आदमी को इसलिए बता देता हूँ ताकि तुमको ये पता चल जाए कि आदमी कह दिया मुँह से गणितज्ञ हूँ तो गणितज्ञ है। आदमी का गलती नहीं है, सामने वाला का गलती नहीं है, पढ़ने वाला का गलती है। उसका समझा, मेरे को मत समझा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मैंने तुमको कह दिया कि मैं गणितज्ञ हूँ तो गणितज्ञ हूँ। गणितज्ञ का मतलब यह है कि हमने सृजन किया, कुछ नया चीज़ हमने देख लिया, उसको हमने डाल दिया। हम पैदा नहीं किए उस चीज़ को, संसार में था, उसको हमने देख लिया, उसको गणितज्ञ कहा जाता है। गणितज्ञ का मतलब ये नहीं जन्म करना। तो मैंने सिखा दिया, फिर उसको पूछ दिया, स्वयं को पूछ दिया आचार्य जी ने। स्वयं बोला कि अब बताया नहीं गया। हमने बोला ये सचिन जी का विरोध बाद में करना, टीचरों का विरोध तब करना जब टीचर यहाँ से भाग जाए, और उस टीचर का तो विरोध मत करना जो भागने के बाद भी तुम्हें क्या तुम्हारे खानदान को भी ना छोड़े, उसका विरोध मत करना कभी भी। अब मेरा विरोध, मैं बगल के कक्षा में हूँ, आचार्य जी छठी कक्षा में आया, महोत्सव क्या होता है नहीं बताया, धड़ाक से आ गया वीडियो। 3 महीना पीछे, 2 महीना पीछे, 1 महीना पीछे। हमने बोला आचार्य जी ये ले लो, मैं बिहारी आप बिहारी, भरोसा तो करो बिहारी बिहारी पे, भाई भाई पे नहीं विश्वास करेगा तो कौन। अरे अगर वो मिनिस्टर जी हमारे ऊपर में आंगुर उठाएं तो आपको पता चल जाए, लेकिन हमारे तो रग रग में बसा हुआ। आप तो ने, हमने उनको वीडियो दिखाया। अगर यूट्यूब पे मेरा वीडियो नहीं होता मैं नंगा हो जाता उस दिन। क्यों? क्योंकि यहाँ के बच्चे नंगा भी कर सकता है किसी गणितज्ञ को। तो हमने उसको, तो देखिए महत्तम समापवर्तक है। तो इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? देखिए महत्तम समापवर्तक, देखिए इसको कहते हैं हाईएस्ट। देखिए जब हम तोड़ के पढ़ा रहे, देखिए तो HCF आपको हो गया। तो देखिए तो ये फैक्टर, तो देखिए पहले हम इसको क्या करेंगे, जैसे हम 6 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करेंगे तो 6 का फैक्टर क्या होगा? किसी संख्या का फैक्टर मतलब गुणनखंड वह संख्या होती है, वह सभी संख्या होती है जो उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देता है, 1 2 3 और 6। किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड माने फैक्टर, वह संख्या खुद होती है। 12 का देख लीजिए, 1 2 3 4 6 12 हो गया। तो क्या कहता है? कॉमन फैक्टर 3 4 6 2 बार आ गया। चलो 6 और 12 ये हो गया। तो देखिए कॉमन कहता है, कॉमन मतलब शार्प दोनों में। तो देखिए 2 है 3 है, तो देख लीजिए। तो कहता है हाईएस्ट, क्या कहता है? और क्या है? 6 है। तो क्या कहता है? हाईएस्ट माने महत्तम माने सबसे बड़ा। तो देखिए कॉमन फैक्टर क्या है? 6 और 12 का कॉमन फैक्टर क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड या शार्प गुणनखंड इसको कहते हैं। तो यह है 2 3 और 6, 12 तो नहीं है। तो सबसे बड़ा क्या है? 6 है। तो 6 और 12 का मौसा होगा 6। मौसा क्या हो जाएगा? अगर हम लौसा की बात करें तो देखिए लौसा ऐसे करेंगे, 6 और 12 का लौसा निकालेंगे इस विधि से, भाग विधि से। तो देखिए 2 3 6 6 दूना 12 है। इसके बाद 3 से भाग देंगे तो 3 कम 3 3 दूना 6। तो देखिए 3 दूना 6 3 दूना 6 और दूना 12। तो LCM क्या हो जाएगा? 12। लेकिन मौसा क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा? 6। समझ में आ गया? दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो ये हो गया मौसा। तो देखिए लौसा आना चाहिए आप लोगों को। अगर लौसा नहीं आता तो देखिए इन दोनों को हमने 6 कर दिया, इस पर हमने इतना चर्चा चल रही है। -3/2 आपके पास आई। देखिए अब इनसे भाग देंगे, इसमें ये भिन्न जोड़ में सिखाएगा। 3 दूना 6, 2 मरतबा हुआ, 2 को 100 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है बीच में। 2 तिया 6 3 और 5 तिया 15। समझ में आ गई? ये समझ में आ गई? यहाँ ध्यान दो, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। या देख लो
कोना कोनी गुना करेंगे, क्या करेंगे? कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं कोना कोनी। तो कोना कोनी गुना हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 से गुना हो जाएगा 2x + 15 बराबर हो जाएगा 6 गुने -3। समझ में आया कोना कोनी गुना? यहाँ ध्यान दो, या हो जाएगा देख लो 2 दूना 4x प्लस हो जाएगा 30 बराबर हो जाएगा 36 -18। यहाँ ध्यान दो, तुम लोग मत उठो, बैठे रह। तो देख लो ये उस तरफ चला जाएगा तो 4x, ये प्लस में है उस तरफ चला जाएगा -18 -30। तो 4x बराबर कितना? 30 40 -48। या x बराबर कितना? x बराबर कितना हो जाएगा? -48/4 भाग दे दे। तो देख ले पहले तो 2 से भाग दे दे दोनों को। तो देख ले 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 और 4 24/2 और फिर 2 से भाग देंगे तो -12 हो जाएगा कि नहीं? 2 1 12 तो -12 आंसर है। आंसर देख, आंसर है या दोबारा बनाऊँ? कहाँ गलती हुई? -12 है, -12 है ना आंसर? करेक्ट आंसर है ना तीसरे का? समझ में आ गया है कैसे बना? क्रॉस मल्टीपल पता चला, ऐसे ऐसे गुना किए वो है। ये हो गया। चौथा उदाहरण बोलो और मैं लास्ट करता हूँ। चौथा बोल भाई। 15/4। ये 8वीं कक्षा में इस तरह से समीकरण पढ़ लो कि तुमको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं PhD तक कोई गणित में समस्या ना आए, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, अपने से भी पढ़ लेना, ये इतना आसान है। चौथा का बोल रहे 15/4 -7x हाँ x से 7 के बराबर नहीं। बटे में नहीं है जैसे। -7x बोलना बराबर कितना? 9। यही है ना? चलो तो देख लो इसको, या हम हल करते हैं इसको। 15/4 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे 7x बट्टा में कुछ नहीं है 1 बराबर 9। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। या करेंगे, इन दोनों का लॉसा करूँगा, इन दोनों का लॉसा करूँगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। तो 15 1 को गुना करेंगे, 15 घटाओ का चिन्ह घटाओ, 4 7 चौक 28 x बराबर 9 बट्टा कुछ नहीं है तो 1। तो क्रॉस गुना कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? क्रॉस गुना। तो इसका मतलब हो जाएगा या हो जाएगा 1 से गुना हो जाएगा 15 - 28x बराबर हो जाएगा 9 × 4। तो 1 से गुना करेंगे 15 से, तो 15 को तो कितना हो जाएगा? 15 - 28 को तो 28x बराबर 9 चौक 36। समझ में आई बातें? तो देख लो इतना हो गया। तो देख लो 15 - 28x बराबर 36, यही है ना रे? तो देख लो -28x बराबर कितना हो जाएगा? 36 घटे 15। यहाँ इस तरफ जोड़ का चिन्ह उस तरफ जाएगा माइनस में, तो -28x घटे 36 -15 तो कितना हो जाएगा? 6 में से 5 गया, अरे 6 में से 5 गया तो 1 और कितना हो गया? 3 में 2 21 हो गया। तो देख लो x बराबर कितना हो जाएगा? -21 बट्टा सॉरी 21 बट्टा -28। आंसर देख तो कट जाएगा ना 7 से। देख लो तो कितना कट जाएगा? देख लो 7 का 7 तिया 21 7 चौक 28, तो 7 तिया 21 7 चौक, तो देख लो -3/7 होगा या माइनस बीच में होएगा, कहीं भी होएगा माइनस माइनस, तुम लोगों को पता है ना आंसर? आंसर है रे 7 चौक 28 आएगा। देखो 7 से भाग दे रहे हैं ना, तो 7 तिया के साथ 7 चौका 28 तो 4 आ जाएगा। मैंने कहा था ना कि ये मुझे याद दिला देना। समझ में आ गया पर? तो ये समझ में आ गई, आंसर मिल गया। कहाँ गलती हुई थी वो भी पता चल गया। 4 उदाहरण था, हमने 4 उदाहरण को एकदम फंडामेंटल बेस पर बेसिक समीकरण और रैखिक समीकरण किया है। फिर 10वीं कक्षा में हम द्विघात समीकरण, एक 10वीं कक्षा का द्विघात समीकरण दिखाऊं? बड़ा इजी है, दिखा दूं? क्योंकि तुम्हें तो पता चल जाएगा ना कि एक चर वाला रैखिक समीकरण था और 2 चर वाला रैखिक समीकरण का कैसे हल होता है।
क्या होता है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण पे। और यही चीज़ 10वीं वाले को नहीं आता है। अब तो तुम लोग को तर्पाना आ गया, गुना भाग करना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया, ऐसे ही सीखना है, क्योंकि हमने बीज गणित में तुमको जोड़ना घटाना गुना भाग करना सब सिखा दिए हैं। सिखा दिया हूँ ना? एक चर वाले रैखिक समीकरण से पहले हमने बीज गणित सिखा दिया। क्यों? बीज गणित का ना तुम्हें जोड़ना आता है ना तुम्हें घटाना आता है, तो समीकरण कैसे बना पाओगे? इधर से उधर कैसे तरपा पाओगे? तरपा पाता? अगर किसी को बीज गणित का जोड़ घटाव ना आता हो, गुना भाग ना आता हो, वो समीकरण कैसे बना लेगा? तो कितने बड़े मूर्खता वाली काम किया है कि जिन्हों को चैप्टर नंबर 2 में क्या देना है, 3 में क्या देना है, 4 में क्या देना है, 5 में ये भी इनको ज्ञान नहीं है। क्या बताऊं? समझ में आ गई इसकी? इस किताब वाले की कमी समझ में आई? इसीलिए तुम जब तक मजबूत नहीं होगे, जब तक तुम्हारे अंदर एबिलिटी नहीं आएगा, जब तक तुम सीखना नहीं प्रारंभ करोगे, जब तक तुम पढ़ाई को इंजॉय के साथ खेलना नहीं शुरू करोगे, पढ़ाई को जब तक कठिन बनाओगे तब तक कठिन बनी रहेगी। आज मैंने पढ़ाई को इतना इजी बना दिया, इतना सरल बना दिया है कि आज इसकी औकात हमारे सामने नीचा पड़ जाता है। पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है? अगर इसकी औकात नीचे पड़ गई तब तो हमने 10-12 गणित की किताबें लिख दी। भले ही हमारे किताब प्रकाशित नहीं हुई, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हम राइटर नहीं है। धजिया तो तुम्हारे सामने की बात है। अगर जोड़ना घटाना ना आता तो हमको आता है, ये समीकरण आएगा? तुम्हारे सामने में नंगा हो गया है किताबें, तो तुम नंगा तब कर सकते हो किसी किताब को, किसी सिस्टम को, जो सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया है, मैकोले शिक्षा पद्धति चल रही है, उसका विरोध तब कर सकता है जब तुम खुद सीख लोगे इस चीज़ को। और तुम्हें गणित का ABCD नहीं पता, तुम गणित का विरोध करने निकल गया मैकोले शिक्षा पद्धति का, तुमको कोई तोड़ के बैठा देगा, तुम्हारी बेइज्जती कोई कर देगी। समझ में आ रही है बातें? तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलो देखो, मैं 10वीं वाले को पढ़ा रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा रहा, तो उसको जोड़ना घटाना, अरे बोलता है ये कैसे हो गया, बट्टा में कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। बड़ा मुसीबत भाई। देखो ये हमारे पास में 10वीं का गणित है, कक्षा 10 के लिए है ना भाई? ये 10वीं का दिख रहा है ना? दिख रहा है तुमको? कक्षा 10 के लिए है ना? चलो इसका मैं एक सवाल बना रहा था। 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 1 चर वाला हो चाहे 2 चर वाला हो, तो किसी में XY होगा या AB होगा या BC होगा। समझ में आ गया? 2 तरह की। ठीक है, तो देखो एक सवाल हमने इनको दिया था, हमने इनका 3.5 में, हमने 2 चर वाले रैखिक दशमलव में 3.5 और पेज नंबर 69 में दिया था। पेज में 69 पेज में हमने 10वीं कक्षा वाले को दिया था। हमने बोला था कि ये सवाल बना के ला मेरे भाई। चौथा का सवाल था x - 3y - 7 = 0। ये था समीकरण 1। और 3x + 2y = 8 था समीकरण 2। ओ सॉरी, मैंने गलत लिख दिया जी, -15 था, -15 बराबर था 0। ये था समीकरण 2। देखो इसमें 2 चर है, x और y, और रैखिक है क्योंकि घात नहीं है x और y के सामने। समझ में आया? इसका आंसर देखना तुम लोग, आंसर है कि नहीं 4 का। 3.5 में 4 का देखोगे ना, आंसर मिल जाएगा। शांत रह रे। देखो हमने ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। क्या है? 2 चर वाला। 1 चर वाला रैखिक समीकरण आपको हमने 8वीं में पढ़ाया। अब 2 चर वाला रैखिक समीकरण हम 9वीं में पढ़ाएंगे, या मैं नहीं रहूंगा तो किसी न किसी आदमी हमारे जगह पे पढ़ाएगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण। मैं अगर चला गया, मुझे बिहार जाना पड़ा या कहीं और चला गया, शिफ्ट हो गया, मैं ना रहूं, तो आपको कोई ना कोई पढ़ाएगा। तो रैखिक समीकरण क्या है वो तो आपने समझ लिया। तो इसमें 2 चर है, x और y। क्या है? x और y। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसको हल कैसे करता है। इसको 2 विधि से हमने उसको हल करने के बेला 4 विधि से हल करते हैं। कितने विधि से? एक तो हम करते हैं ग्राफ विधि से हल करते हैं, दूसरा हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, तीसरा हम 10वीं कक्षा में इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं, और चौथा हम इसको वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। जिसमें से हमने इनको 2 विधि से कहा था हल करने के लिए। 2 विधि से। कौन कौन विधि से? 2 विधि से। 2 विधि। तो पहला विधि हमने इनको कहा था प्रतिस्थापन विधि, इनको सिखाया था। आप लोग भी देखो, प्रतिस्थापन विधि, ये 10वीं क्लास का सवाल है, देखो कितना आसान है। और दूसरा हमने इनको कहा था विलोपन विधि से। विलोपन विधि।
तो इन दो विधि से हमने इनको कहा था। प्रतिस्थापन का मतलब है, देखो शब्द से ही स्पष्ट है, हिंदी की यह शब्द है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? स्थापित कर दो। समझ में आ गया? यहाँ है, वहाँ से पकड़ के वहाँ डाल दो। तो ये देखो कैसे होता है, इसको हम हल करते हैं। देखो तरपाते हैं, खाली तरपाते हैं। देखो x के रूप में इसको लिखना है, समीकरण 1 को। यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 को क्या करते हैं? x के रूप में लिखते हैं। तो देखिए x माइनस 3y, अब बराबर इस तरफ है माइनस में तो उस तरफ चले जाएगा, प्लस में 7 हो जाएगा, सीधे 7 हो जाएगा। बोलते जाओ। या देखो x बराबर क्या हो जाएगा? 7 प्लस 3y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये माइनस में था उस तरफ ले गए। x बराबर, तो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो 3 में देखो समीकरण 1 को हमने 3 बना लिया, क्योंकि x के रूप में हमने व्यक्त कर लिया। तो x बराबर मान निकल गया ना, ये तो आप लोगों को भी आता है। अब अगर आपको जोड़ घटाव गुना भाग आता है तो इसको इनपुट कर दो x के जगह पर समीकरण 2 में। यहाँ लिखो समीकरण 3 को समीकरण 2 में x के स्थान पर रखने से, x के स्थान पर क्या करेंगे? इसको रख देंगे। तो देखिए इसको x के स्थान पर, x जहाँ है वहाँ पे इतना रख देंगे, इतना रख देंगे। समझ में आ गई बात है? क्योंकि x बराबर हमको मिल गया 7 प्लस 3y, मिल गया कि नहीं मिल गया? तो समीकरण 2 में x कहाँ है? तो देखिए समीकरण 2 में x यहाँ है। तो देखो 3 गुने x है, तो इसका मतलब हम करेंगे 3 और गुना ऐसे करेंगे, हम गुना का चिन्ह नहीं देंगे। 7 जोड़ 3y, x के जगह पर हमने लिख दिया 7 जोड़ 3y बराबर लिखे प्लस 2y बराबर, हम ये प्लस में है तो उस तरफ ले जाएंगे, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 15। ये आप लोग समझ गए कैसे हमने किया? धड़ाक से कर लिया। तो देखिए 7 तिया 21 प्लस 3 तिया 9y जोड़ 2y बराबर कितना? 15। तो देखिए 21 है तो उस तरफ चले जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो ये दोनों सजाती है तो हम जोड़ दें, तो 9 2 कितना हुआ राजकुमार? तो देखो 11y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 21। तो 21, 15 में से 21 चला जाएगा कितना? तो y बराबर हो जाएगा माइनस 11 बट्टा 11। तो y बराबर हो गया -1। कितना हो गया? देखिए y का मान हमने -1 निकाल लिया, और कितना इजी बेस में निकाल लिया। अब y बराबर 1 निकल गया, तो समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में y जहाँ है वहाँ -1 रख दो तो x का मान निकल जाएगा। देखो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, 1 चर वाला रैखिक समीकरण में हमने x का मान निकालना सीखा था, और 2 चर है इसमें x और y 2 है ना, जैसे क और ख तो 2 है, तो हमने उसमें क का मान निकालना सीखा था। लेकिन क ख दोनों चाहिए, तो देखिए 1 का मान निकल गया, y का मान तो निकल गया ना। ऐसे बनाते, देखिए जोड़ना घटाना आ जाए ना, समीकरण का मान निकल जाए 10वीं कक्षा में। अब उसको बीजगणित जोड़ना घटाना नहीं आता ना, 6ठी का बीजगणित आता ना, 7वीं का ना, 8वीं का, 10वीं में आ गया दोनों, सागर भी और वो भी क्या नाम है, शुभम भी, दोनों के दोनों ऐसे। ये इसको जोड़ना घटाना नहीं आता, तो y बराबर -1 निकल गया। अब y बराबर -1, y के जगह पर दोनों समीकरण में से किसी समीकरण में जाके इनपुट कर दो तो वो क्या हो जाएगा? x का मान निकल जाएगा। जैसे हम समीकरण 2 में, अब देखो y बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान निकल जाएगा। ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण में 10वीं कक्षा में ये कहा जाता है कि x और y को क्या, x और y के जगह पर क्या रखेंगे कि जो इसको 0 0 कर दे। यहाँ पे y के जगह पर तो 1 रखेंगे, ऐसे गुना भाग करेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। देखो दिखाता हूँ, चलो। तो क्या कहता है कि y बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 ये है ना। तो देखो y के जगह पर हमको क्या रखना है? -1। तो देखो x -3 रख दिया, y के जगह पर तो गुना, तो 3 गुना -1। हाँ, इसके बाद बराबर इस तरफ -7 है तो उस तरफ ले जाए तो +7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो देख लो या करेंगे देखो, तो x माइनस को गुना करेंगे तो +3 हो जाएगा बराबर 7। तो देखो या करेंगे तो देखो x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस में उस तरफ जाएगा तो 7 - 3, तो या x बराबर कितना हो जाएगा? 4।
तो देखो y बराबर -1 और x बराबर 4 मिल गया। अगर हम y के जगह पर x के जगह पर 4 रख देते हैं और y के जगह पर -1 रख देते हैं, इसको क्रिया करते हैं तो इस तरफ भी 0 हो जाएगा, उस तरफ भी 0 हो जाएगा। मैं दिखाऊं ये सिद्ध करके। अतः क्या हो गया, ये 10वीं का सवाल है। x बराबर 4 और y बराबर -1 हो गया। देखो ये 2 समीकरण पूछा था, हमने इस तरह से हल कर लिया। इनको जोड़ना घटाना नहीं आता, ये स्टेप बनाना नहीं आता। और 10वीं कक्षा वाला को मैं 15 से 20 दिन 25 दिन से पढ़ा रहा हूँ ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण, इसको सीखता ही नहीं। और क्यों नहीं सीखता, मैं परेशान हूँ, क्योंकि ये इसको आता नहीं जोड़ना घटाना। तो देखो इसको 0 कर देगा, फिर यही x y का मान रख दोगे इसमें तो उसको भी 0 कर देगा। तो देखो रख के देखूँ, मैं रख के देखूँ। x बराबर 4 था, देखो ये है x - 3y -7 बराबर 0 है, इस तरफ तर्जु के इस तरफ। तो x और y का मान कहता था निकालने के लिए, तो x का मान हमने निकाल लिया, y का मान निकाल लिया। x बराबर 4 है और y बराबर -1 है ना रे। तो देख ले 4 और -3 गुने -1 और -7 बराबर 0। तो माइनस माइनस को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस -1 होगा, तो +3 हो गया और -7 बराबर 0। तो देख लो 4 3 7 -7 बराबर 0। तो 7 में से 7 को घटाएंगे तो 0 बराबर 0 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, डन हो गया। अगर मैं चाहूँ तुमको 8वीं कक्षा का अगर तुमको समीकरण आता है, अगर 8वीं कक्षा की गणित आती है तो 9वीं कक्षा में अध्यापक की जरूरत है गणित पढ़ने के लिए, और 10वीं कक्षा में अध्यापक की जरूरत है गणित पढ़ने के लिए। हम इस सवाल को सीख लिए 10वीं कक्षा में, 10वीं का सीख कर है कि नहीं। अगर मैं तुमको बता दूं कि ऐसे कर दो, एक सवाल है तुम बना लोगे हैं, ये इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि कहते हैं, प्रतिस्थापित कर दिया हमने। पहले x के रूप में हमने व्यक्त कर लिया, फिर x का मान उसमें देख लो समीकरण 3 बना के आपके सामने। अब एक और विधि है, बहुत आसान विधि है, वो विलोपन विधि। मैं इनको 2 विधि नहीं सिखाया हूँ, एक तो मैंने इनको सिखाया था वो क्या कहते हैं ग्राफ विधि। ग्राफ विधि भी बहुत आसान है, वज्र गुणन विधि भी, हर विधि आसान है। 10वीं का गणित यूं चुटकी में हल कर दे, 9वीं का गणित तो साफ बेकार गणित है। 9वीं का गणित तो इतना आसान है जितना कोई आसान है ही नहीं आज तक गणित। लेकिन लोग कहता है कि 10वीं के गणित से भी भारी 9वीं का गणित है, पता नहीं भाई क्यों भारी है। तो एक तो हमने इसको सिद्ध करके दिखा दिया, दूसरा भी अगर हम डालेंगे ना x के जगह पर 4 और y के जगह पर -1 तो 0 कर देगा। क्यों, डाल के देख लूँ, डाल के देख लूँ तो देख ले 3 गुने 4 हो जाएगा, x का मान 4 है, और 2 गुने हो जाएगा -1 और -15 बराबर 0 है ना। तो 4 तिया 12, आ देख लो 4 तिया कितना हो गया रे, 12। आज जोड़ हो जाएगा कितना, ये हो गया -2 -15। इसको 0 तो नहीं कर रहा है ये, चलो लेकिन इसको 0, चलो हम देखेंगे बाद में इसको, ठीक है, इसको बाद में देखूंगा, वो भी 0 कर देगा उसको। चलो अब हमने एक विधि से सीख लिया, आप दूसरा विधि से बनाए इसी समीकरण को। देखो इसमें जोड़ना घटाना है तो कितना आसान है। देखो x और y का मान निकालना है इन दोनों समीकरण में। क्या करना है, x और y का मान निकालना है इन दोनों समीकरण में। तो देखो कितना आसान है। हमने उसको प्रतिस्थापन विधि से बनाया था, अब हम इसको विलोपन विधि से बनाएंगे। कौन से विधि से, विलोपन विधि से। देखो ये 10वां का कितना आसान हो जाएगा। मैं अभी 10वां का थोड़ा सा झलकी दिखा देता हूँ, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि 1 चर वाला तुमने बनाया, इतना आसान। ये भी बहुत आसान है, बस जोड़ना घटाना गुना भाग आ जाए, बीजगणित का हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता। देखो विलोपन विधि से क्या करते हैं, इस समीकरण को हम बना लेंगे अपने हिसाब से। क्या करेंगे, अपने हिसाब से बना लेंगे। तो देख लो हम x - 3y बराबर 7 लिख सकते हैं, समीकरण 1, और 3x + 2y बराबर प्लस माइनस माइनस में था उस तरफ प्लस में, समीकरण लिख सकते हैं। देखो x को विलुप्त करना है चाहे y को करना है, क्या करना है, x या y को विलुप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, x के पीछे जो है उससे गुना कर देंगे इसको, इस x के पीछे जिससे है उससे गुना कर देंगे इसको। तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो देखो इसको गुना करते हैं तो समीकरण बन जाएगा हमारा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3x - 3 तिया 9y बराबर 7 तिया 21, ठीक है। अब इसको देखो गुना करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा 3x + 2y बराबर 15, हो गया ना भाई। अब तुमको घटाव आना चाहिए, देखो ऐसा वाला घटाव आना चाहिए, ये 7वीं में तुमने सीखा होगा।
7वीं 8वीं ऐसा। तो देखो यहाँ इसको घटाएंगे तो यहाँ प्लस चिन्ह है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है माइनस है, यहाँ भी माइनस कर देंगे, और यहाँ प्लस है इसलिए हम यहाँ माइनस कर देंगे, नहीं प्लस कर माइनस कर देंगे। ये ठीक है समीकरण, यहाँ प्लस ही था ना रे, सवाल में देख ले भाई, प्लस ही है ना, माइनस है, माइनस था इसीलिए तो ये नहीं मिला तभी, यहाँ माइनस है। चलो तो देख लो इसको हम क्या करेंगे, इसको माइनस है यहाँ पे, हमने प्लस पे बनाया इसलिए वो नहीं मिला था सवाल पहला में। चलो तो यहाँ माइनस था तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, इस तरफ माइनस कर, देखो ये घटाएंगे, 3 में से 3 एक्स गया तो कट गया। अब 2 रुपया हमारे पास में 9 रुपया कर जाए तब माइनस में 7 वाई हो गया, और 21 में से घट जाएगा 15 तक कितना हो जाएगा 7, हुआ ना, कितना हुआ 6 हुआ, नहीं कितना होगा 6 6 हो गया जी, हैं 6 होगा, नहीं तो ये गलत हो गया, समीकरण गलत हो जाएगा। समीकरण देख लो 1 और 2 ऐसे ही है, सेम है, किताब में देख लें, देखो x माइनस 3y माइनस 7 है बराबर 0, और 3x माइनस 2y माइनस 15 बराबर है 0। तो देख लो इसको गुना करेंगे इससे और इसको गुना करेंगे इससे, तो देख लो 3x 3 तिया 9y 7 तिया 21, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी तो कह रहा हूँ कि गलती कहाँ हो रही है। गारे सवाल गलत उतार लिया हम, तो सवाल गलत उतरेगा नहीं, बेवकूफ़ कहेंगे। 3y, तो देख लो, अब देख लो तो ये प्लस में है तो यहाँ कितना होगा -6, और यहाँ भी हो जाएगा 6 प्लस में, तो देख लो या y बराबर हो जाएगा, गुना में है तो उस तरफ हो जाएगा 6 बट्टा -6, तो -1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये माइनस को ऊपर ले जाएंगे, भाग देंगे तो -1 हो जाएगा, तो y का मान क्या हो गया -1 निकल गया। अब समीकरण 1 और 2 में किसी में y बराबर -1 को y के स्थान पर समीकरण 1 में रखने पर, तो देख लो y का मान अगर हम समीकरण 1 में रख लेते हैं तो देख लो x माइनस 3 गुने -1 बराबर +7, ठीक है भाई। तो देख ले यहाँ देख ले x माइनस माइनस +3 बराबर 7, तो x बराबर 4, देखो यहाँ भी मिल गया कि नहीं -1 का +4 है, x बराबर 4 y बराबर -1 मिल गया कि नहीं मिल गया। अब अगर y के जगह पर x के जगह पर 4 और y के जगह पर -1 कर दोगे तो ये सभी को क्रिया करोगे ना, ये जोड़ना घटाना तो 0 कर देगा, फिर इसको करोगे तो फिर इसको भी 0 कर देगा, क्योंकि अब ये सवाल है, ये समझ में आया, ये 0 करेगा। तो देखो ये इसको करके दिखाऊं, ये तभी 0 नहीं हुआ था, अब हो जाएगा, करके दिखाऊं। तो देखो क्योंकि हमने सवाल गलत लिख लिया था, बराबर 0 है, तो देखो x और y का मान हमें मिल गया, जोड़ घटाव करके कितना आसान था। तो x बराबर 3 गुने 4 माइनस 3 गुने -1 -15 बराबर 0, देखो तो 4 तिया 12 प्लस हो जाएगा 3 -15 बराबर 0, तो 12 3 15 घटे 15 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। देखो ये मिल गया कि नहीं मिल गया। तो हमने क्या किया, कुछ ज़्यादा कुछ किया, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में हमने क्या किया, तुमको केवल विधि बता दिया कि ऐसे कर लो। तो जब तुमको एक चर वाला रैखिक समीकरण आता है और जब तुमको बीजगणित में जोड़ना घटाना गुना भाग करना आता है, जब तुमको भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग आता है, तो गणित क्या कोई भारी है। परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग आता है, मतलब मूल्य ये है कि अगर पहली से 7वीं कक्षा तक का गणित आता है, पहली से 5वीं कक्षा तक का गणित आता है तो छठी में कोई दिक्कत नहीं होएगा। अगर पहली से छठी कक्षा तक का गणित आता है, 7वीं में किसी अध्यापक की जरूरत नहीं पड़ेगा।
अगर 7वीं तक का गणित आता है 8वीं में नहीं जरूरत पड़ेगा, मतलब आना चाहिए। बात समझ में आई? गणित क्या होना चाहिए? आना चाहिए। अब तुम भरोसे पे बैठे हुए हो कि अरे 5वीं का नहीं हुआ गणित तो क्या 6वीं में सिखा देगा, 7वीं का नहीं हुआ तो क्या 8वीं में सिखा देगा। ऐसा नहीं है, ये गणित का श्रृंखला चलता है, पहली कक्षा से लेकर चलती है। अगर जिसको पहली से 5वीं तक की गणित नहीं आती वो 6ठी का गणित नहीं सीखेगा, 6ठी का नहीं सीखेगा, पूरे जीवन में 7वीं नहीं सीखेगा, 8वीं नहीं सीखेगा। और जिस तरह से हम 10वीं वाले में माथामारी कर रहे हैं, न इसको जोड़ना आता है, न घटाना आता है, न सजातीय समझता है, न विजातीय समझता है, न गुणक समझता है, न ये बीजीय व्यंजक समझता है, न ये कुछ भी नहीं समझता है। और हम द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण सिखा के इसको परेशान है। न इसको एलसीएम आता है, न इसको एचसीएफ आता है। अब पता नहीं इतने दिन से संदीप जी गुरुकुल चलाएं और मैथ के टीचर को रखे, कैसे रखा आचार्य पद पे, कैसा हुआ कि किसी आदमी को, किसी बच्चे को, न अध्यापक को, किसी का नहीं पूछताछ किया कि भाई तुमको आता है कि नहीं। बोल रहा है कि मैं तो सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हो गया था, गणित का मैं खुद बड़ा अध्यापक हूँ। तो क्या झक मार रहे हो? कभी इंटरव्यू लेकर के बच्चे के ज़िंदगी को भी देखा करो। खत्म करें आज की कक्षाएं, बहुत लंबी, हमने 2-2 टीचर